BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 591 आकाशीय बिजली सागर क्षेत्र में प्रवेश। 8 प्राचीन गुरुओं में से एक, जीवन और मृत्यु गुरु, अमर ऋषि वेल कबीले के पूर्वज थे। जब वह गंभीर रूप से घायल हो गई और गिर गई, तो कबीले ने उसके अवशेषों को अराजक दानव सागर के सबसे गहरे हिस्से में दफना दिया। हालांकि 100 साल पहले अमर ऋषि वेल कबीले ने कब्र में एक काले और सफ़ेद चमकते अंडे की खोज की। इसके अलावा उनके पूर्वज का शरीर भी जीवन मृत्यु पैतृक प्रतीक के साथ गायब हो गया था। म्यूलिंगशान वह जीवन मृत्यु पैतृक प्रतीक था। प्रत्येक पैतृक प्रतीक में एक आत्मा थी, लेकिन कोई भी कभी भी मानव रूप में प्रकट नहीं हुआ था। यहाँ तक कि म्यूलिंगशान को भी नहीं पता था कि वह जीवन मृत्यु पैतृक प्रतीक थी। वर्तमान म्यूलिंगशान के पास अमर ऋषि वेल कबीले का शरीर था, जबकि वह एक ही समय में जीवन मृत्यु पैतृक प्रतीक थी। इस तरह का उत्परिवर्तन अत्यंत दुर्लभ और आकर्षक था। जियाओ मिंग को यह स्थिति विशेष रूप से दिलचस्प लगी। दरअसल स्काई मर्चेंट नीलामी में बिग ब्रदर को देखने के बाद मैं चुपके से बाहर निकल गई थी। म्यूलिंगशान ने शर्म से अपनी चोटी से छेड़छाड़ की। चुपके से बाहर निकल गई? तुम्हारा परिवार चिंतित होगा, बाहर बहुत खतरा है, किंग टैन ने चिंता के साथ कहा। डरने की क्या बात है? जब तक मैं बिग ब्रदर के साथ हूं, मैं सुरक्षित रहूंगी। म्यूलिंगशान ने एक हल्की गुनगुनाहट निकाली और फिर जियाओ मिंग की ओर देखा, अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए। बिग ब्रदर, तुम मुझे भगाने वाले तो नहीं हो, है ना? जियाओ मिंग की नज़र मेज़ पर बैठी तीनों लड़कियों पर गई। वे तीनों ही उभरती हुई सुंदरियां थीं, जो देखने में अच्छी लग रही थीं। हालांकि इतनी सारी युवतियों का उसके पीछे चलना थोड़ा असुविधाजनक था। हालांकि जब उसने म्यूलिंगशान की बड़ी चमकती आंखों में देखा तो वह मना नहीं कर सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर मुझे भविष्य में तुमसे कुछ उधार लेना पड़े तो तुम मना नहीं कर सकती। हाँ, लिंगशान बड़े भाई को मना नहीं करेगी। म्यूलिंगशान को जियाओ मिंग से बहुत लगाव था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उत्सुकता से अपना छोटा सिर हिलाया, जिससे उसके बगल में खड़ी दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। दोनों लड़कियां एक साथ सोच रही थीं, इस छोटी लड़की का कोई छिपा हुआ मकसद तो नहीं है। 3 दिन बाद स्काई मर्चेंट नीलामी समाप्त हो गई। जियाओ मिंग ने लापरवाही से म्यूलिंगशान को एक शक्तिशाली सी गार्डिंग मिस्टीरियस वेल को पकड़ने में मदद की, ताकि वह उसे सवारी के रूप में इस्तेमाल कर सके, और तीनों लड़कियों के साथ स्काई मर्चेंट सी एरिया को छोड़कर स्काई लाइटनिंग सी रीजन की ओर चल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान, शायद इसलिए कि उन्होंने जो सी गार्डिंग मिस्टीरियस वेल पकड़ी थी वह बहुत ही आकर्षक थी, इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। ऐसा समुद्री जानवर आमतौर पर बेहद कीमती होता है। अगर इसे पकड़कर नीलामी में बेचा जाता तो इसकी कीमत किसी शुद्ध युआन के खजाने से कम नहीं होती। इस वजह से उनकी यात्रा ने स्वाभाविक रूप से कुछ समुद्री डाकू समूहों का ध्यान आकर्षित किया। ये समुद्री डाकू पूरे साल समुद्र में लोगों को सक्रिय रूप से मारते और लूटते थे, और उनमें से हर एक बेहद क्रूर व्यक्ति था। उनमें से कुछ तो पूरे अराजक दानव सागर में कुछ कुख्यात भी थे। जब उन्होंने सी गार्डिंग मिस्टीरियस वेल को केवल 4 लोगों को ले जाते हुए देखा तो उनकी आंखें लालच से लाल हो गईं। हालांकि इन तथाकथित शातिर समुद्री लुटेरों ने निस्संदेह इस बार एक धातु की प्लेट पर लात मारी थी जो बहुत कठोर थी। वे सभी जो अपने चेहरे पर जानलेवा भाव लिए हुए और अपने ब्लेड लहराते हुए भागे, अगले ही पल सीधे समुद्र की तलहटी में बह गए, फिर कभी सतह पर नहीं आए। केवल कुछ ही यंग हुआन तिकड़ी के कौशल को निखारने के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए पीछे रह गए। बेशक ये बचे हुए समुद्री लुटेरे अंत में मौत के भाग्य से बच नहीं सके। अल्पविराम। स्काई लाइटनिंग सी क्षेत्र अराजक दानव सागर की गहराई में स्थित था। यह एक विशेष समुद्री क्षेत्र था जिसके बारे में अफवाह थी कि इसमें पुनर्जन्म चरण के साधक का गुफा निवास है, और कई वर्षों से इसने कई मजबूत साधकों को इसका पता लगाने के लिए आकर्षित किया था। गड़गड़ाहट। दर्पण जैसे नीले समुद्र के ऊपर दूर से एक विशाल वेल आ रही थी। इसकी छपाक की आवाज़ समुद्र की सतह पर स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोलीं और दूर तक देखा, जहां समुद्र अचानक नीले से काले रंग में बदल गया। वहां आकाश अंतहीन काले बादलों से घिरा हुआ था, चारों ओर चमकती हुई बिजली घूमते हुए ड्रैगन की तरह लग रही थी, और साथ में गड़गड़ाहट की गहरी गड़गड़ाहट थी जो दूर दूर तक गूंज रही थी। हा, हम अंततः आ ही गए। पिछले कुछ दिन बहुत उबाऊ रहे हैं। उसके बगल में बैठी म्यूलिंगशान ने दूर क्षितिज को देखने के बाद तुरंत गहरी सांस ली। फिर उसने अपने हाथ कमर पर रखे और दिल खोलकर हंसी। उसकी स्पष्ट, घंटी जैसी हंसी किसी भी तरह से सुनने पर थोड़ी हास्यास्पद थी। यंग हुआन ने म्यूलिंगशान को देखा जो अचानक से जीवंत हो गई थी। वह अपना मुंह ढंकने और हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। इन दिनों को एक साथ बिताने के बाद तीनों लड़कियां एक दूसरे से काफ़ी परिचित हो गई थीं। मास्टर, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। किंग टैन की बड़ी आंखों ने चारों ओर देखा और बिना कुछ कहे रह गई। इस समय इस आकाशीय बिजली सागर क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में समय समय पर तेज हवा की आवाज़ सुनाई देती थी, क्योंकि आकाश में कई प्रकाश किरणें गुजरती थीं। जाहिर है आकाशीय बिजली सागर क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी।
आकाशीय बिजली सागर क्षेत्र का अनूठा वातावरण विशेष तकनीकों वाले अभ्यासियों को आसानी से आकर्षित करता है और यह बिजली से संबंधित प्राकृतिक खजाने भी पैदा करता है। पुनर्जन्म चरण के साधक के गुफा निवास की अफवाहों के साथ लोगों का समय समय पर यहां आना और अन्वेषण करना सामान्य बात है। तीनों ने समझदारी से सिर हिलाया। चलो चलते हैं। इस समुद्र रक्षक रहस्यमय वेल पर सवारी करना अब सुविधाजनक नहीं है। जैसे ही उसने कहा, जियाओमिंग खड़ा हुआ और तीनों लड़कियों को रोशनी की चमक में लपेटने के लिए आगे बढ़ा। उसके बाद वे एक बहुरंगी लकीर में बदल गए और वेल की पीठ से उड़कर आकाशीय बिजली के समुद्री क्षेत्र में गहरे चले गए। जब वे बाहर निकले तो कई लोगों की नज़रें उन पर टिकी हुई थीं। जब उन्होंने समुद्र रक्षक रहस्यमय वेल को देखा जिसे छोड़ा गया था, तो कुछ लोग खुश हुए और उसे पकड़ना चाहते थे। हालांकि वेल तुरंत गहरे गोता लगाकर भाग गई। गड़गड़ाहट। आसमान में अंतहीन गरजने वाले बादलों से लगातार कम और गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंज रही थीं। गड़गड़ाहट की आवाज़ स्वर्ग के प्रकोप के समान थी, काफ़ी भयानक और डरावनी। समय समय पर बिजली बहुत ही उन्मत्त तरीके से गरजने वाले बादलों से बाहर निकलती थी, जो नीचे समुद्र की सतह पर भयंकर रूप से विस्फोट करती थी। परिणामस्वरूप विस्फोट के कारण ऊंची लहरें उठती थीं, चांदी की बिजली समुद्र की सतह पर फैल जाती थी, समुद्र में तीखी चटकने की आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं। जियाओ मिंग और उनका समूह आसमान में छाए गरजते बादलों के नीचे से बहुत तेज गति से उड़े। उनके आसपास के गरजते बादल जल्द ही काले हो गए। आसमान का हर हिस्सा घूमते बादलों से भर गया। विनाशकारी ऊर्जा के साथ मिश्रित चांदी जैसा बिजली का तरल आसमान से झरने की तरह बरस रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के उस हिस्से में अनगिनत बड़े बड़े छेद हो गए हों। इस बीच उनमें से बिजली के तरल के झरने बह रहे थे। यह एक शानदार नज़ारा था। हालांकि ये तभी पता चलता है जब कोई इसके अंदर फंस जाता है, तभी उसे एहसास होता है कि यह कितना भयानक था। एक के बाद एक तूफानी इलाकों से गुजरना समूह के लिए कोई चुनौती नहीं थी। सभी गरजते इलाकों से गुजरने के बाद वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां आसमान में गरजते बादल अपने मूल काले रंग से बदलकर चमकीले और चमकदार चांदी के रंग में बदल गए थे। एक के बाद एक बिजली के बोल्ट उन्हें चीरते हुए समुद्र की गहराई में गिरते हुए दिखाई दिए। सबसे केंद्रीय स्थान पर एक विशाल बिजली के बोल्ट के बीच एक विशाल गुफा निवास धुंधला दिखाई दे रहा था। थंडर सम्राट की गुफा निवास। जियाओ मिंग ने थंडर सम्राट की गुफा निवास की दिशा में देखा, जिसे विशाल बिजली बोल्ट के भीतर धुंधला देखा जा सकता था। फिर उसने एक मुक्का मारा जिससे आसपास के बिजली के बोल्ट ऊपर की ओर बढ़ गए। धमाका। एक गड़गड़ाहट के बीच विशाल बिजली बोल्ट के भीतर थंडर सम्राट की गुफा निवास को बलपूर्वक जगह पर रखा गया था। एक विशाल भारी पत्थर का दरवाजा लगभग 1000 मीटर आकार का बिजली के बोल्ट की रोशनी में धीरे धीरे खुला। एक प्राचीन और उजाड़ उतार चढ़ाव ज्वार की लहर के समान तुरंत उसमें से बाहर निकल आया। अध्याय 592 बिजली की झील। जियाओ मिंग और उसके साथी लगातार गति से चलते रहे, पत्थर के दरवाजे में रोशनी की लकीरों की तरह दौड़ते रहे। उनके सामने का नज़ारा तेजी से चमक उठा और दूर दूर तक बिजली के बोल्ट से बनी अनगिनत आकृतियां मूर्तियों की तरह खड़ी थीं। उन सभी के हाथों में बिजली के बोल्ट से बना एक धनुष था, जबकि उनमें से हर एक में बिजली के तीर के साथ बिजली का तीर लगा हुआ था। धमाका। सेना जैसी बिजली की आकृतियों ने अचानक अपनी उंगलियां छोड़ दीं। आसपास की जगह मुड़ने लगी और अनगिनत बिजली के तीर विनाशकारी उतार चढ़ाव के साथ समूह पर एक तूफान की तरह बरसने लगे। हालांकि घनी तरह से भरे बिजली के तीर जो एक हिंसक तूफान की तरह दिखते थे, जियाओ मिंग और लड़कियों को जरा भी प्रभावित नहीं करते थे। ये बिजली के तीर पूरी तरह से बुझने से पहले उनके करीब भी नहीं आ सके। फिर जब समूह कुछ बिजली बख्तरबंद आकृतियों से गुजरा और एक चांदी के प्रकाश चक्र में प्रवेश किया, तो सक्रिय कठपुतलियां एक बार फिर से शांत हो गईं। चांदी के प्रकाश के घेरे के पार एक बहुत बड़ी भूमि थी, जिसमें खंडहर महलों के कई समूह दिखाई दे रहे थे। पूरी भूमि उजाड़ और धूसर दिखाई दे रही थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त क्षय की भावना को प्रकट कर रही थी। इसके भीतर मिश्रित उम्र और पुरातनता की गहरी भावना ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस भूमि ने बहुत पहले ही अपनी जीवन शक्ति खो दी थी। बड़े भाई, ये गुफा निवास है। ये बहुत खंडहर लग रहा है। क्या यहाँ कोई खजाना हो सकता है? म्यूलिंगशान की बड़ी आंखों ने उनके सामने तबाह भूमि को देखा और संदेह से बुदबुदाया। एक नज़र में ऐसा नहीं लगा कि यह विरासत के रूप में सफलतापूर्वक पीछे छोड़ दिया गया था। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी आपदा ने नष्ट कर दिया हो। जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो चलते हैं, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। फिर वह आगे चला गया और लड़कियां जल्दी से उसके पीछे पीछे चली गईं। समूह आगे बढ़ा और खंडहर में एक जीर्ण शीर्ण चौक पर पहुंचा जहां हजारों आकृतियां बैठी थीं। हालांकि वे सभी अपनी जीवन शक्ति खो चुके थे। वे सभी मजबूत साधक थे जो थंडर सम्राट के गुफा निवास पर आए आपदा के दौरान गिर गए थे। उनमें से कुछ समय के साथ शव परिवर्तन से भी गुजरे थे।
जियाओ मिंग ने अपनी आस्तीन लहराई और एक हल्की हवा बह गई जिसने उन 1000 आकृतियों को उड़ती हुई राख में बदल दिया जो हवा में बिखर गईं। हो गुरु, वहां अभी भी कुछ शव हैं जो बिखरे नहीं हैं, यंग हुआन ने आगे की ओर इशारा किया। चौक के दूर छोर पर 18 मुरझाए हुए व्यक्ति चुपचाप बैठे रहे। उनके शरीर वास्तव में समय के क्षरण से विघटित नहीं हुए थे। अचानक इन 18 मुरझाए हुए व्यक्तियों ने अपनी धसी हुई आंखों की कोठरियां खोलीं, जिससे उनके अंदर बुरी और ठंडी काली लपटें टिमटिमाती हुई दिखाई दीं। इन लपटों ने जल्दी ही आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। यिमो जनजाति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा काफ़ी दिलचस्प है। ये किसी व्यक्ति के शरीर और इच्छाशक्ति को नष्ट कर सकती है, जिससे वह गुलाम बन सकता है। ये टुनलिंग कबीले से अलग है और इसने इस क्षेत्र में कोई छोटी मोटी आपदा नहीं की है। जियाओ मिंग ने जैसे ही ये शब्द कहे, उसकी उंगलियों से एक ज्वाला उठी और बाहर निकल गई। उसी समय 18 मुरझाए हुए व्यक्ति खड़े हो गए और उनके शरीर के चारों ओर की काली लपटें और भी तीव्र हो गईं। धमाका धमाका धमाका, एक बहुरंगी रोशनी फैल गई और मुरझाए हुए व्यक्ति एक एक करके फट गए। उबलती हुई काली लपटें तेजी से भस्म हो गईं और अंधेरे राक्षसी क्यूई का हर निशान पूरी तरह से मिट गया। 18 काली गोलियां हवा में तैर रही थीं, जो मौत की क्यूई की लहरें छोड़ रही थीं। जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया और 18 मौत की खामोश गोलियां उसकी हथेली में गिर गईं। फिर उसने उन्हें एक जेड बोतल में संग्रहित किया और अपने पीछे खड़ी 3 लड़कियों को सौंप दिया। इन गोलियों ने इन गहन मृत्यु अवस्था लाशों द्वारा विकसित मौत क्यूई को संघनित कर दिया है। अब जबकि डेथ क्यूई को इन डेथली साइलेंट पिल्स में संपीड़ित कर दिया गया है, वे भविष्य में आपके गहन मृत्यु चरण में सफलता के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। यंग हुआन ने जल्दी से बोतल पकड़ ली। जैसे जैसे जियोमिंग आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके सामने आने वाले वर्ग असामान्य नहीं थे। राक्षसी क्यूई द्वारा नष्ट की गई लाशें बहुत थीं, लेकिन सभी को सम्राट ज्वाला द्वारा राख में बदल दिया गया था और परिणामस्वरूप डेथली साइलेंट पिल्स यंग हुआन तिकड़ी को दे दी गईं। जैसे जैसे वे और आगे बढ़े, एक 30,000 मीटर बड़ा विशाल पर्वत उनकी आंखों में अंकित हो गया। ये पर्वत एक विशालकाय पर्वत की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को अलग करता था। समय के प्रवाह ने भी इसके राजसी स्वरूप को कम नहीं किया। धमाका धमाका, इस समय पहाड़ की चट्टान से 3000 मीटर ऊंचा चांदी का झरना नीचे गिर रहा था। यह नीचे की ओर गड़गड़ाहट के साथ बह रहा था, जिससे आसपास का वातावरण हिल रहा था। चांदी का झरना वास्तव में साधारण पानी से नहीं बना था, इसके बजाय ये चिपचिपे चांदी के वज्र से बना था। इसके भीतर से गड़गड़ाहट की आवाज़ निकल रही थी। बिजली के कुंड पर अनगिनत बिजली के चाप चमकते हुए देखे जा सकते थे। झील के भीतर कई बिजली के बोल्ट बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके भीतर कुछ क्रूर जानवर छिपे हुए हों। तियानजुवान महाद्वीप के खेती के संसाधन वास्तव में प्रचुर मात्रा में हैं। जियाओ मिंग इस दृश्य को देखकर कुछ हद तक चकित था। ये थंडर पैलेस अगर स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना से पहले सेंट्रल प्लेन्स में होता तो वहां के शीर्ष गुटों से प्रतिस्पर्धा करता। हालांकि यहाँ प्रदर्शित खेती के संसाधन कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें समान स्तर के गुट हासिल कर सकते थे। ये शायद तियानजुवान महाद्वीप के डुक्यूई महाद्वीप से छोटा होने के कारण था। अचानक जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी नज़र तेजी से बिजली की झील की गहराई में चली गई, जहां सतह पर लहर के बाद लहर बनने लगी थी और एक भंवर धीरे धीरे आकार ले रहा था। जैसे ही भंवर बना, उसमें से एक मानव सिर के आकार का बिजली प्रकाश समूह उभरा। प्रकाश समूह के भीतर एक चांदी का दिल स्पष्ट रूप से धड़कता हुआ देखा जा सकता था। इस चांदी के दिल की प्रत्येक धड़कन के साथ एक धीमी गहरी गड़गड़ाहट गूंजती थी। वह क्या है? म्यू लिंगशान ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी क्योंकि वह बिजली की रोशनी के भीतर चांदी के दिल को घूर रही थी। यह एक थंडरबोल्ट कोर है। जियाओ मिंग ने थंडरबोल्ट कोर पर नजर डाली और फिर दूसरी लड़कियों की ओर मुड़ा, जो इसे गौर से देख रही थीं। उसने उनकी उत्सुकता भरी निगाहों को देखा और समझाया। एक थंडरबोल्ट कोर आमतौर पर शुद्ध वज्र बल के साथ संयुक्त अत्यधिक दबाव में बनता है। वे असाधारण रूप से दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि एक नवजात शिशु भी अगर वज्र बल का सामना करने में सक्षम है तो उसका शरीर बहुत ही कम समय में निर्वाण चरण के अभ्यासी के शरीर के बराबर हो जाएगा। ये दुर्लभ थंडरबोल्ट कोर शरीर साधना के लिए लाभदायक एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना था। हालांकि यह जियाओ मिंग के लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं था, लेकिन उसे विनम्र होने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। भले ही उसे इसकी आवश्यकता न हो, लेकिन लड़कियों को निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता होगी। समझाने के बाद जियाओ मिंग ने एक उंगली नीचे दबाई। तुरंत पूरी झील 2 भागों में विभाजित हो गई, जिससे एक विशाल बिजली की चट्टान की घाटी दिखाई दी जिसमें एक अथाह गड्ढा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पृथ्वी के तल से जुड़ा हुआ है। इसकी दीवारों पर कई पत्थर की गुफाएं थीं और इन गुफाओं के भीतर ऐसा लग रहा था कि चांदी की लाशें बैठी हुई हैं। ये लाशें कभी थंडर सम्राट के महल के मजबूत अभ्यासी थे जिन्होंने मृत्यु के बाद राक्षसों में बदलने से बचने के लिए स्वेच्छा से इस बिजली की झील में खुद को दबा लिया था।
उन्होंने अपने शरीर के भीतर राक्षसी क्यूई को दबाने के लिए बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया। जियाओ मिंग ने अपने हाथ से अनगिनत बिजली के बोल्ट निकाले, उन्हें चांदी की लाशों की ओर निर्देशित किया। ये बिजली के बोल्ट उनके शरीर से पागलों की तरह गुजरे, जिससे एक ऐसा नज़ारा बना जो दूर से कई छोटे सूरज जैसा लग रहा था। धमाका धमाका, सभी चांदी की लाशें अचानक फट गईं, और जैसे ही उनके भीतर की राक्षसी क्यूई बुझ गई, एक चांदी की गेंद धीरे धीरे ऊपर उठी। प्रत्येक चांदी की गेंद के अंदर एक चांदी का दिल था जो धीरे धीरे धड़क रहा था। वे थंडरबोल्ट कोर थे। सभी थंडरबोल्ट कोर इकट्ठा करने के बाद जियाओ मिंग ने एकमात्र बची हुई लाश की ओर देखा। ये लाश मूल रूप से कई काले राक्षसी निशानों से ढकी हुई थी, जिसने इसके शरीर को काला कर दिया था, लेकिन अब ये सभी राक्षसी निशान गायब हो गए थे। इसकी मूल रूप से काली पुतलियां अब एक चमकदार और चमकदार चांदी में बदल गई थीं। करीब से देखने पर ऐसा लगा जैसे उनमें अंतहीन बिजली हो। ये चमकती हुई आकृति होश में आ गई थी। हालांकि इसका चेहरा कुछ हद तक कठोर था और इसकी आंखें काफी समय तक खाली रहीं। इसके बाद भीतर से एक अत्यधिक हर्षित उत्साह फूट पड़ा, जिससे इसका पूरा शरीर थोड़ा कांप उठा। इससे यह अनुमान लगाना संभव था कि उसके दिल में कितनी भारी भावनाएं उमड़ रही थीं। वरिष्ठ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चांदी की चमकती हुई आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और अत्यंत गंभीरता के साथ जियाओ मिंग को प्रणाम किया। उसके शब्द कृतज्ञता और प्रशंसा की गहरी भावनाओं से भरे हुए थे। ये वास्तव में जीवित हो गया। यंग हुआनहुआन तिकड़ी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। अध्याय 593, बिजली सम्राट राजदंड। नहीं, भले ही उसके शरीर पर राक्षसी टैटू मिटा दिए गए हों और चेतना का ये टुकड़ा जो हजारों सालों से यहाँ सीलबंद है, आखिरकार मुक्त हो गया है। हालांकि वह शायद विलुप्त होने से पहले लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। जियोमिंग ने यंग हुआनहुआन के शब्दों पर अपना सिर हिलाया। विलुप्त हो जाना? यंग हुआनहुआन हैरान था। क्या इस वरिष्ठ के शरीर में राक्षसी क्यूई का उन्मूलन नहीं किया गया है? वह फिर भी विलुप्त क्यों होगा? क्या गहन मृत्यु चरण के अभ्यासियों का जीवन काल काफी लंबा नहीं होता है? वास्तव में तियानजुवान महाद्वीप में मजबूत अभ्यासियों का जीवन काल डू क्यूई महाद्वीप के अभ्यासियों की तुलना में काफी लंबा था। हालांकि थंडर पैलेस 1000 साल पहले नष्ट हो गया था, लेकिन गहन मृत्यु चरण के अभ्यासी के लिए 1 सहस्राब्दी तक जीवित रहना पूरी तरह से संभव था। तार्किक रूप से उनसे पहले के इस अभ्यासी के पास अभी भी जीने के लिए एक जीवन होना चाहिए। हाँ, चेतना का ये टुकड़ा मेरी आत्मा का एक बचा हुआ टुकड़ा मात्र है। हजारों सालों तक बंद रहने के बाद यह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। अगर मेरी दृढ़ता न होती तो ये राक्षसी क्यूई के क्षरण के कारण बहुत पहले ही खो चुका होता। चांदी की चमकती हुई आकृति ने हल्की हंसी के साथ समझाया। उसकी आवाज़ असामान्य रूप से मुक्त और मधुर लग रही थी। उस क्षरण की स्थिति से मुक्त होने के बाद वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा होगा। भले ही मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हजारों साल पहले मर चुका था, अब चेतना वापस पा पाना, भले ही केवल एक क्षण के लिए ही क्यों न हो, पहले से ही पर्याप्त है। और अधिक असाधारण इच्छाओं को पालने की क्या जरूरत है? उस समय के मेरे वे भाई धूल में मिल गए हैं और वापस मिट्टी में मिल गए हैं। इस प्रकार इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मुझे बचा सके। चांदी की चमकती हुई आकृति के शब्दों को सुनकर लड़कियां एक पल के लिए चुप हो गईं। बाद में प्रदर्शित मानसिकता जो जीवन और मृत्यु के बीच सामंजस्य बिठा चुकी थी, कुछ ऐसा था जिसे वे अपनी किशोरावस्था में अभी तक समझ नहीं पाए थे। तुम्हारा नाम क्या है? जियाओ मिंग ने पूछा। जुओ फेई। चांदी की चमकती हुई आकृति मुस्कुराई। फिर उसने कहा, सीनियर की ताकत के साथ सीनियर थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक की तलाश में इस थंडर पैलेस में आया होगा, है ना? जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक। जुओ फेई की आंखों में कुछ यादें ताज़ा हो गईं जब उसने धीरे से कहा, वास्तव में लॉर्ड थंडर सम्राट ने थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक प्राप्त किया था। हालांकि ये भी इसी वजह से था कि हमारे थंडर पैलेस को उन यमों ने निशाना बनाया था। उन्होंने एक यमो राजा, 2 यमो जनरलों और कई यमो कमांडरों को भेजा। उन यमों ने तब तक इंतजार किया जब तक लॉर्ड थंडर सम्राट पुनर्जन्म चरण में घुसने के लिए पुनर्जन्म क्लेश का प्रयास नहीं कर रहे थे, फिर हमला किया। हालांकि हम अंत में यमो राजा को सील करने में कामयाब रहे। लॉर्ड थंडर सम्राट ने अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई। जुओ फेई की अभिव्यक्ति बोलते समय और भी उदास हो गई। थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक अभी भी इस गुफा में होना चाहिए, है न? पैट्रिक प्रतीक के उल्लेख पर म्यूलिंग शान फिर से जीवंत हो गया। जुओ फेई ने जवाब देने से पहले अपना सिर हिलाया। अगर मेरा अनुमान सही है तो थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक थंडर वर्ल्ड में होना चाहिए। ये लॉर्ड थंडर सम्राट द्वारा स्वयं बनाया गया एक स्थान है और जब तक आपके पास चाबी न हो तब तक उनके अलावा कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। क्या थंडर वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए वास्तव में एक चाबी की आवश्यकता होती है? यंग हुआनहुआन की भौं थोड़ी सी बगल की ओर झुक गई। वह इस पूरे समय अपने गुरु का अनुसरण कर रही थी, लेकिन उसने कोई चाबी नहीं देखी थी।
जुओ फेई ने जियाओमिंग की ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी और फिर कहा, वरिष्ठ की ताकत के साथ चाबी की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। थंडर हॉल गुफा के निवास की गहराई के केंद्र में है। यह इस गुफा के निवास का सबसे केंद्रीय स्थान है और थंडर वर्ल्ड का प्रवेश द्वार भी वहीं है। हे, मैंने कहा था कि बिग ब्रदर कमाल का है। मुलिंगशान की बड़ी आंखें चमक उठी क्योंकि वह प्रशंसा के साथ जियाओमिंग को देख रही थी। वास्तव में सीनियर की साधना बहुत गहन है। अपनी ताकत के बावजूद मैं उनकी क्षमताओं की गहराई को महसूस नहीं कर सकता। केंद्रीय क्षेत्र कुछ हद तक खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। जुओ फेई भी मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसके शरीर से एक शानदार बिजली की चमक निकलने लगी। धीरे धीरे एक अत्यंत हिंसक उतार चढ़ाव उसके शरीर से निकलने लगा। हाँ, ये सब इस सीनियर की बदौलत है कि मैं इस बार अपनी चेतना वापस पा सका हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन मेरे पास आपकी महान दया का बदला चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं केवल इतना ही कर सकता हूँ कि अपना ये बचा हुआ शरीर अर्पित कर दूँ। जैसे ही जुओ फेई का शरीर चमकीला और दैदीप्यमान हो गया, लगभग 3 मीटर बड़ा एक वज्रकोर धीरे धीरे संघनित हुआ और दैदीप्यमान चमक के भीतर आकार ले लिया। इसमें निहित बिजली की ऊर्जा निस्संदेह पहले प्राप्त की गई ऊर्जा से कहीं अधिक समृद्ध थी। जियाओमिंग ने जुओ फेई को गायब होते देखकर आह भरी। जुओ फेई बहुत लंबे समय से मर चुका था और उसकी आत्मा बहुत मजबूत नहीं थी। वह राक्षसी निशान के क्षरण के माध्यम से अपनी चेतना को बनाए रखने में मुश्किल से कामयाब रहा था। जियाओमिंग अगर कर सकता तो उसे बचा लेता, क्योंकि वह अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों की प्रशंसा करता था। हालांकि तियानजुवान महाद्वीप में जीवन और मृत्यु के नियम डू क्यूई महाद्वीप से कुछ अलग थे। तियानजुवान महाद्वीप पर पुनर्जन्म था, इसलिए कम से कम जुओ फेई पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ था, उसे एक और जीवन मिलेगा। थंडर पैलेस की गहराई में चांदी के रंग की धरती का एक विशाल विस्तार था, जिसके किनारों को नापा नहीं जा सकता था। धरती की सतह पर अगर कोई करीब से देखे तो उसे सांपों की तरह बिजली चमकती हुई दिखाई देगी। दूर से देखने पर यह एक भव्य और शानदार बिजली के समुद्र जैसा दिखाई देता था। इस बिंदु पर बिजली के समुद्र की धरती गहरी खायों से ढकी हुई थी। ये खायां लगभग 10 किलोमीटर गहरी थीं और उनका तल अथाह लग रहा था। इसके अलावा वे सभी प्रकार की शानदार विषमताओं में दिखाई दे रहे थे जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनी थीं। वे अधिक से अधिक एक धरती को हिला देने वाली लड़ाई के निशान की तरह लग रहे थे। ये थंडर पैलेस में भयानक महान युद्ध का मुख्य युद्ध क्षेत्र था, जहां थंडर सम्राट ने यमो राजा से लड़ाई की थी। वह थंडर हॉल कहाँ है? अपनी बड़ी आंखों से अपने आसपास को देखते हुए म्यूलिंगशान ने अचानक संदेह से कहा। थंडर हॉल जमीन पर नहीं है, बल्कि गरजते बादलों के ऊपर है। जियाओमिंग ने आसमान की ओर देखने से पहले इस युद्ध के मैदान के खंडहरों पर नजर डाली। उस जगह पर घने तूफानी बादल मंडरा रहे थे। उस जगह से निकलने वाले असीम और विशाल उतार चढ़ाव को हल्के से पहचाना जा सकता था। गरजते बादलों के ऊपर एक अवर्णनीय रूप से शानदार थंडर हॉल चुपचाप खड़ा था। ये वास्तव में आकाश में है। जियाओमिंग का जवाब सुनकर लड़कियों की आंखों में आश्चर्य की चमक बेकाबू हो गई। जियाओमिंग ने लड़कियों को थंडर हॉल में ले जाकर अपनी हथेली से धीरे से आगे बढ़ाया। तुरंत हॉल के दरवाजे, जो हजारों सालों से कसकर बंद थे, खुल गए। बिजली के बोल्ट जैसी दिखने वाली 3 चांदी की किरणें थंडर हॉल से विनाशकारी शक्ति के साथ फूट पड़ीं जैसे ही इसके दरवाजे खुले। उनका प्राथमिक लक्ष्य स्वाभाविक रूप से जियाओमिंग था, जिसने थंडर हॉल को अनलॉक किया था। ये चांदी की किरणें वास्तव में 3 चांदी की आकृतियां थीं, जिनके पूरे शरीर पर काले और बुरे राक्षसी निशान थे। उनसे लगातार भयावह और शक्तिशाली काली क्यूई निकल रही थी, जिससे भूमि का तापमान काफी कम हो गया था। वे कभी परफेक्ट प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर 3 मजबूत अभ्यासी थे। जुओ फेई के साथ वे थंडर सम्राट के अधीन 4 महान थंडर किंग्स के रूप में जाने जाते थे। वे भी जुओ फेई की तरह राक्षसी क्यूई द्वारा नष्ट हो गए थे। हालांकि वे उस तरह के क्षरण का सामना नहीं कर सके और अपनी चेतना खो बैठे, इस प्रकार कठपुतलियों में बदल गए। जियाओमिंग ने अपने हाथ की एक लहर से इन कठपुतलियों के शरीर में 3 लपटें भेजीं। जैसे ही राक्षसी क्यूई विलुप्त हुई, आध्यात्मिक प्रकाश की 3 किरणें आकृतियों के भीतर से मुक्त हो गईं। तीनों कठपुतलियां फिर राख में बदल गईं और दुनिया में गायब हो गईं। आगे बढ़ते हुए वे थंडर पैलेस के मुख्य हॉल में दाखिल हुए। बड़ा हॉल बेहद विशाल था। पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे ये 30,000 मीटर आकार का हो। इसमें खड़े होने पर एक व्यक्ति चींटी जितना छोटा था। इसकी भव्यता के कारण किसी को भी अनजाने में कुछ डर और सम्मान महसूस होता था। बड़े हॉल के अंदर कई बड़े पत्थर के खंभे थे। एक प्रकाश समूह जिस पर बिजली की चमक टिमटिमा रही थी, सभी पत्थर के खंभों के ऊपर लटका हुआ था। इन प्रकाश समूहों के भीतर स्क्रॉल, हथियार और विभिन्न खजानों की स्पष्ट रूपरेखाएं देखी जा सकती थीं। ये सभी आध्यात्मिक खजाने और मार्शल आर्ट की वस्तुएं,
यंग हुआनहुआन, म्यूलिंगशान और किंग टेन का ध्यान तुरंत आकर्षित कर गईं। यहाँ बहुत सारे खजाने हैं, म्यूलिंगशान ने बड़ी आंखों से कहा, क्योंकि वह बड़े पत्थर के खंभों के ऊपर प्रकाश के गुच्छों को देख रही थी। इन वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित उतार चढ़ाव काफी शक्तिशाली थे। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया, हालांकि उसने इन खजानों को देखने के लिए रुका भी नहीं। इसके बजाय वह सीधे हॉल के सबसे गहरे हिस्से पर गया, जहां 300 मीटर की बड़ी पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति का दाहिना हाथ एक चांदी के राजदंड को पकड़े हुए था। राजदंड से लगातार बिजली की चमक निकल रही थी, जो इसे बेहद शानदार रूप दे रही थी। इसके अलावा इस राजदंड से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव निकल रहा था। एक साधारण इशारे के साथ जियाओ मिंग ने राजदंड का दावा किया, जो तुरंत चांदी की बिजली के चमकदार प्रदर्शन में फट गया। लेकिन उतनी ही जल्दी बिजली फीकी पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को अपने नए मालिक के अधीन कर लिया है। ये राजदंड कुछ अज्ञात सामग्रियों से बना था। ये पूरी तरह से चांदी के रंग का था। इस पर अनगिनत स्पष्ट और जटिल बिजली के प्रतीक उकेरे गए थे। ये बिजली के प्रतीक चमकते हुए कई राजसी बिजली के बोल्ट की तरह दिखाई दे रहे थे। राजदंड के शीर्ष पर 8 बिजली के ड्रैगन आकाश की ओर दहाड़ रहे थे। इन ड्रैगन के बीच में एक हथेली के आकार का चांदी का वज्र था। पूरे राजदंड को ढकने वाले 8 बिजली के ड्रैगन से गुजरने से पहले उसमें से बिजली के चापों के निशान चमकते थे। बिजली सम्राट राजदंड वास्तव में एक बढ़िया हथियार है, हालांकि मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। जियो मिंग ने बिजली सम्राट राजदंड को थामे हुए कहा। एक हल्की लहर के साथ हजारों वज्र सीटी बजाते हुए उसके चारों ओर घूमते हुए, फिर भी किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हुए। बड़ा भाई अब और भी सुंदर लग रहा है। म्यूलिंगशान तिकड़ी ने चमकती आंखों से उसे देखा। इस समय वह बिजली के तूफान से गुजरते हुए वज्र की शक्ति का आदेश देने वाले एक सम्राट की तरह दिखाई दिया। एक हल्के इशारे के साथ बिजली सम्राट राजदंड ने उनके सामने खड़ी थंडर सम्राट की पत्थर की मूर्ति की ओर एक बिजली का बोल्ट मारा। ची, जैसे ही बिजली का बोल्ट पत्थर की मूर्ति से टकराया, एक चांदी की चमक तुरंत उसे घेर लेती है। उसकी छाती के पीछे का स्थान धीरे धीरे विकृत होने लगा, जिससे एक क्रमिक घूमता हुआ स्थानिक भंवर बन गया। जैसे जैसे पत्थर की आकृति के सीने के पास स्थानिक भंवर धीरे धीरे आकार ले रहा था, करीब से निरीक्षण करने पर कोई भी इसके भीतर बिजली की चिंगारी नाचते हुए देख सकता था। अगले ही पल एक अवर्णनीय प्राचीन और असीम आभा धीरे धीरे बाहर निकल आई। थंडर वर्ल्ड का प्रवेश द्वार, जियो मिंग ने भंवर को देखते हुए कहा। तुम तीनों यहाँ रहो और अपने लिए खजाने ले लो। मैं अंदर जाऊंगा और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इसके साथ ही जियो मिंग ने बिजली सम्राट राजदंड को पकड़ लिया और एक चमकदार रोशनी की किरण में बदल गया। बिजली के बोल्टों की लगातार बौछार के बावजूद वह स्थानिक भंवर के पास पहुंचते समय बेपरवाह रहा और अंततः उसमें गायब हो गया, पीछे 3 जोड़ी चमकदार और उम्मीद भरी आंखें छोड़ गया। अध्याय 594 थंडर सम्राट। भंवर में कदम रखने के बाद जियाओ मिंग ने खुद को एक अंतहीन जगह में पाया जो उसकी आंखों के सामने दिखाई दी थी। ये थंडर वर्ल्ड था। असंख्य 30,000 मीटर बड़े वज्र, जो प्राचीन बिजली के ड्रैगन की तरह दिखते थे, सीटी बजाते और इस जगह पर चमकते थे। अचानक एक गड़गड़ाहट की गर्जना फैल गई, जिसने इस दृश्य को इतना शानदार बना दिया कि इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जियाओ मिंग ने शांति से इस थंडर वर्ल्ड का सर्वेक्षण किया। वे वज्र, जो एक गहन मृत्यु चरण के अभ्यासी को धूल में बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, अपने आप गायब हो जाते थे जब वे उसके चारों ओर 300 मीटर के दायरे में उतरते थे। थोड़ा आगे कदम बढ़ाते हुए जियाओ मिंग आगे बढ़ा और थंडर वर्ल्ड के गहरे हिस्सों के पास पहुंचा। इसके तुरंत बाद उसकी दृष्टि की रेखा के सामने एक बिजली का समुद्र क्षेत्र दिखाई दिया। ये बिजली का समुद्र विशाल और असीम था और इस समुद्र पर वज्रपात हो रहे थे। ऊपर आसमान को ढंकने वाले चांदी के वज्र भी थे। विस्फोटक गड़गड़ाहट की आवाज़ स्वर्ग की शक्ति की तरह थी, जो किसी की आत्मा में भय पैदा कर रही थी। जियाओ मिंग इस बिजली के समुद्र के ऊपर हवा में तैर रहा था। उसके सामने एक चांदी के रंग की वेदी खड़ी थी। वेदी में 10,000 बिजली की सीढ़ियां थीं और उसके शिखर पर एक सिंहासन था। सिंहासन के चारों ओर हजारों बिजली गिर रही थी और जगह विकृत हो गई थी। एक मानव आकृति सिंहासन पर अकेली बैठी हुई लग रही थी। वह मानव आकृति बहुत मांसल नहीं लग रही थी और वह थोड़ी दुबली भी लग रही थी। हालांकि ये दुबली आकृति एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थी, जिससे आकाश और पृथ्वी भी कांप रहे थे। ये थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक का पूर्व नियंत्रक होना चाहिए। थंडर सम्राट। जियाओ मिंग ने सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को देखते हुए सोचा। हालांकि बाद वाले की राक्षसी आभा में जीवन नहीं था। स्पष्ट रूप से वह पहले से ही मर चुका था। फिर उसने अपना सिर उठाया और दूर आकाश में 3000 मीटर बड़ा बिजली का गुच्छा लटका हुआ देखा। एक नज़र में ऐसा लगा जैसे ये बिजली से बना सूरज है। उस बिजली के गुच्छे के भीतर से जियाओ मिंग ने एक परिचित उतार चढ़ाव महसूस किया। बिजली के गुच्छे के केंद्र में वह स्पष्ट रूप से एक प्राचीन प्रतीक को पहचान सकता था।
वह प्रतीक विकृत था, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे इस दुनिया में पैदा हुआ पहला वज्रपात हो। प्राचीन और शक्तिशाली, इसमें भगवान की सजा की शक्ति थी। वज्रपात पैतृक प्रतीक। जियो मिंग ने वज्रपात पैतृक प्रतीक को देखने के तुरंत बाद कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसकी नज़र नीचे बिजली के समुद्र पर चली गई। तुरंत उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अचानक उसकी हथेली से एक राक्षसी ज्वाला फूट पड़ी। चौंकाने वाली गर्मी की लहरों की लहर के बाद लहर फैल गई, जिससे आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। धमाका! उसकी उंगली के एक झटके से लपटें नीचे की ओर बह गईं, जिसके बाद वे बिजली के समुद्र क्षेत्र में घुस गईं। लपटों के बिजली के समुद्र में घुसने के बाद एक चीख उठी। अचानक बिजली के समुद्र के भीतर एक विशाल 30,000 मीटर का भंवर दिखाई दिया। गर्जना! स्थानिक भंवर के गहरे क्षेत्रों से अचानक एक अत्यंत बुरी दहाड़ गूंजी। राक्षसी काली क्यूई अचानक बढ़ गई। गड़गड़ाहट! हालांकि राक्षसी काली क्यूई के बाहर निकलने के बाद आकाश में बिजली के सूरज ने अचानक बहुत तेज आवाज निकाली। उसके कुछ समय बाद जियाओ मिंग देख सकता था कि बिजली के समुद्र के ऊपर की हवा विकृत हो रही थी। कई 3,000 मीटर लंबी बिजली की जंजीरें धीरे धीरे दिखाई दीं। ये जंजीरें बिजली के ड्रैगन की तरह थीं। वे एक छोर पर आकाश में बिजली के सूरज से जुड़ी हुई थीं और दूसरी तरफ स्थानिक भंवर के सबसे गहरे हिस्से में डूबी हुई थीं। बिजली के समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में 30 मीटर लंबी काली छाया उग्र रूप से संघर्ष कर रही थी। हालांकि यह उन बिजली की जंजीरों से मजबूती से जकड़ी हुई थी जिससे यह मुक्त होने में असमर्थ थी। इस बीच एक राक्षसी और बुरी आभा लगातार उसके शरीर से निकल रही थी, क्योंकि यह उसे बांधने वाली बिजली की जंजीरों को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्य से उसके ये प्रयास व्यर्थ थे। जैसे ही जियाओ मिंग की नज़र बिजली से लिपटी काली छाया पर पड़ी, उसे उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ और उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी भयावह और क्रूर आंखें सीधे जियाओ मिंग से टकराईं। जियाओ मिंग ने महसूस किया कि एक हल्की शक्ति उसके दिमाग पर आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। जब उनकी आंखें मिलीं, उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसके नीचे यमो राजा की आंखें हिंसक रूप से फट गईं। मानव, तुम घृणित मानव! बिजली के समुद्र के तल पर विशाल काली छाया दहाड़ने लगी, जैसे उसकी आंखें फटी हों और खून के आंसू बह रहे हों। उसकी दहाड़ में तीव्र घृणा भरी हुई थी। मेरी यमो जनजाति जल्द या बाद में इस विमान को समतल कर देगी। तुम्हें अपने और मेरे बीच की खाई का पता होना चाहिए, फिर भी तुम इतने घमंडी हो। जियाओ मिंग हंसा। यह मत सोचो कि तुम मनुष्यों ने ये युद्ध जीत लिया है। इस विमान पर मेरे यमो जनजाति की संख्या तुम्हारी कल्पना से परे है। अगली बार जब विमानों के बीच दरार होगी तो इस विमान पर सभी जीव मेरे जनजाति के अधीन हो जाएंगे। यमो राजा ने तीखी गर्जना की। जियाओ मिंग ने इन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपना ध्यान सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर लगाया। थंडर सम्राट, मुझे पता है कि थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक के भीतर आपकी चेतना का एक टुकड़ा बचा हुआ है। अब अपनी शेष शक्ति को बाहर निकालो। मैं तुम्हें इस यमो राजा को व्यक्तिगत रूप से समाप्त करने का मौका दे रहा हूं। उसकी आवाज़ गिरते ही बिजली के सूरज से एक बिजली की रोशनी निकली। आखिरकार ये सिंहासन पर चमक उठी। बिजली की रोशनी में हजारों सालों से बंद दुबले पतले व्यक्ति की आंखें वास्तव में धीरे धीरे खुल गईं। आसमान में बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने राजा का स्वागत कर रहे हों। थंडर सम्राट की बची हुई आत्मा जाग उठी। गड़गड़ाहट! इस समय आसमान में हर दिशा से अचानक अनगिनत विशाल वज्रपात बरसने लगे। इसके विपरीत वेदी हजारों वज्रपातों के बीच चुपचाप बैठी रही। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं, जो 1000 सालों से बंद थीं। जैसे उसकी आंखों से एक शानदार चांदी की चमक निकली। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर बिजली का साम्राज्य हो। उनसे होने वाले भयावह उतार चढ़ाव से किसी का भी दिल डर से कांप उठता था। चांदी की आंखों वाले व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे जियाओ मिंग को देखा। उसने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया। वरिष्ठ को नमस्कार। चलो औपचारिकताएं छोड़ देते हैं, आप इस अवस्था में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। जियाओ मिंग की नज़र थंडर सम्राट पर टिकी हुई थी। मैं तुम्हें इस यमो राजा का सर्वनाश करने और तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करने की शक्ति दे सकता हूं। उसके बाद मैं तुम्हें पुनर्जन्म में भेजूंगा। तुम्हारी शक्ति के साथ इस बात की थोड़ी संभावना है कि तुम अपने अगले जीवन में अपनी यादों को जगा सको। तियानजुवान महाद्वीप में एक मजबूत पुनर्जन्म चरण का अभ्यासी स्वेच्छा से पुनर्जन्म में प्रवेश कर सकता था, अगले जीवन में अपनी यादों और शक्ति को जगाने की संभावना के साथ। यह एक ऐसे खेल के समान था जहां आप पासवर्ड भूल गए थे। अन्य लोग जो मर गए थे वे भी पुनर्जन्म में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन यह एक सामान्य पुनर्जन्म था। यह एक नए खाते के साथ खेल को फिर से शुरू करने के समान था। किसी भी याद को वापस पाने की कोई संभावना नहीं थी। अपने समय में थंडर सम्राट पुनर्जन्म चरण को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत था। वह घात लगाए जाने पर भी तुलनीय शक्ति वाले यमो राजा को सील करने में सक्षम था। उसकी शक्ति बहुत अधिक थी और इस बात की बहुत कम संभावना थी कि वह अपनी यादों को बनाए रख सके।
ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा ने अपनी सफलता के दौरान पुनर्जन्म की कुछ शक्ति को अवशोषित कर लिया था। जहां तक पिछले ज़ुओ फेई की बात है, उसके पास कोई मौका नहीं था। इसलिए जियाओ मिंग ने कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। मेरी आत्मा का ये टुकड़ा वास्तव में लंबे समय तक जीवित रहने में असमर्थ है, लेकिन इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस यमों का सफाया करना चाहता हूँ। थंडर सम्राट, तुम दयनीय चीज़ हो जिसने एक नीच अस्तित्व को घसीटा है। तुम वास्तव में थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक के अंदर 1000 साल तक छिपे रहे क्योंकि तुम मुझसे अकेले लड़ने से डरते थे, है ना? यमो राजा ने बिजली के समुद्र के भीतर से थंडर सम्राट को देखा और अनजाने में दहाड़ दिया। उसकी दहाड़ क्रोध से भरी हुई थी। यदि तुम पुनर्जन्म क्लेश से गुजरते समय अचानक एक गुप्त हमला नहीं करते तो तुम सभी को मारना मेरे हाथ को झटकने जितना आसान होता। थंडर सम्राट की चांदी की आंखें दहाड़ते हुए यमो राजा की ओर देखती थीं और उदासीन आवाज में बोलती थीं। हालांकि चूंकि आप सीलबंद होने को सहन करने में असमर्थ हैं, इसलिए यह सम्राट आज आपको मुक्त करने में मदद करेगा। थंडर सम्राट ने अपनी आवाज के बाद अचानक आगे कदम बढ़ाया। कोई भी देख सकता था कि आसमान में 3000 मीटर बड़ा बिजली का सूरज अचानक गरजने लगा, जिसके बाद बिजली का सूरज विकृत होने लगा। तुरंत अनगिनत बिजली के बोल्ट झरने की तरह बरसने लगे। गर्जना, आसमान में चमकीली बिजली की चमक विकृत हो गई, जबकि एक प्राचीन दहाड़ मंद रूप से गूंज उठी। इसके तुरंत बाद बिजली का सूरज एक विशाल प्राणी में बदल गया जो आकार में हजारों मीटर का था। यह एक ऐसा प्राणी था जो एक विशालकाय सांप जैसा दिखता था। इसका शरीर चांदी की तरह चमकीला था, जबकि बिजली का तरल पदार्थ लगातार उसके शरीर से टपक रहा था। जब यह आकाश में घूमता था तो बिजली का तरल पदार्थ वज्र में बदल जाता था जो नीचे बरसने लगता था। उस सांप जैसे प्राणी के 9 विशाल सिर थे। इसका विशाल शरीर आकाश में धंसा हुआ था, जबकि यह एक भयावह दबाव दे रहा था जिससे अंतरिक्ष भी थोड़ा विकृत हो गया था। ये पैतृक प्रतीक आत्मा थी। यह एक जादुई प्राणी था जिसे केवल तभी बुलाया जा सकता था जब एक पैतृक प्रतीक को उसकी अधिकतम सीमा तक सक्रिय किया जाता था। ये तियान जुबान महाद्वीप की मूल शक्ति से जुड़ सकता था और दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखता था। इस वज्र पैतृक प्रतीक की प्रतीक आत्मा इस विमान में बिजली की शक्ति के सार का प्रतिनिधित्व करती थी। वरिष्ठ, मुझे अपनी शक्ति उधार दो। जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया। उसके शरीर से एक सुनहरी बिजली गरजकर नीचे गिरी। ये 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली थी जो अन्य रहस्यमय बिजली के साथ संयुक्त थी। एक पल में पैतृक प्रतीक आत्मा एक शानदार सुनहरे रंग से रंगी हुई थी। इसके 9 विशाल सिर एक साथ फुफकार रहे थे। बिजली झरने की तरह बाहर निकलती थी और उनके क्रूर मुंह खुले हुए थे। वे अंततः एक बिजली चमकते स्तंभ में एकत्रित हो रहे थे जो विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ था। मर जाओ, थंडर सम्राट के मुंह से एक धीमी चीख निकली। तुरंत पूरा थंडर वर्ल्ड बेतहाशा कांपने लगा। 3000 मीटर ऊंची लहरों के उठने से नीचे बिजली की तरह चमकता समुद्र पूरी तरह से ढह गया। उस जंगली और हिंसक तरीके से कोई भी बुरी तरह डर सकता था। अध्याय 595, सम्राट बिजली। इस राजा को मारना इतना आसान नहीं होगा। इस तरह के हमले से यमो राजा अचंभित रह गया। तुरंत उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। हालांकि यमो की जीवन शक्ति मजबूत थी, लेकिन जियाओ मिंग द्वारा सहायता प्राप्त हमले के सामने उसे अंततः मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। महान दानव क्षरण। दुष्ट काली क्यूई जो भूमि को ढकती हुई प्रतीत होती थी, यमो राजा के शरीर से बाहर निकल गई। अंततः इसने उसके सिर के ऊपर 3000 मीटर का काला प्रकाश समूह बनाया। दूर से ये बिल्कुल एक काले सूरज की तरह दिखाई दिया जो बुराई से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से इस यमो राजा ने हताश होकर वापस लड़ना शुरू कर दिया था। धमाका, बिजली चमकने वाला खंभा अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। अंत में यह अत्यंत चौंकाने वाली गति के साथ काले सूरज से टकराया। एक अवर्णनीय ऊर्जा तरंग जंगल की आग की तरह फैल गई। वह क्षेत्र जो मूल रूप से कुछ दसियों हजार मीटर आकार का था, सीधे फट गया जब तक कि वह 100,000 मीटर आकार का नहीं हो गया। परिणामस्वरूप पूरा बिजली का समुद्र पूरी तरह से अराजकता में डूब गया। नहीं, जियाओ मिंग की ताकत से प्रेरित शानदार बिजली का खंभा लगातार आगे बढ़ा, जबकि दुष्ट काला सूरज लगातार पीछे धकेला जा रहा था। यमो राजा की भयावह और क्रोधित दहाड़ एक फंसे हुए जानवर की तरह थी जो लगातार गूंज रही थी। हालांकि वह जानता था कि उसके और जियाओ मिंग के बीच बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन आसन मौत के सामने वह हताश महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यमो राजा दहाड़ उठा। उसकी आवाज़ अनिच्छा से भरी थी। हालांकि इस समय किसी को उसकी चीखों की परवाह नहीं थी। बिजली का खंभा उसके शरीर पर बेरहमी से प्रहार करने से पहले लगातार आगे बढ़ता रहा। धमाका, टक्कर लगते ही यमो राजा का शरीर लगभग तुरंत ही चकनाचूर हो गया। ब्लैक क्यूई भागने लगा और सभी दिशाओं में फैल गया। चिलचिलाती धूप। हालांकि जैसे ही ब्लैक क्यूई विलुप्त होने वाला था, एक चांदी सुनहरी रोशनी तेजी से फैल गई और जैसे ही ब्लैक क्यूई ने सुनहरी रोशनी को छुआ, वह चिलचिलाती धूप में बर्फ की तरह पिघल गई।
आह, तुम नीच इंसान हो, तुमने इस राजा को मारने की हिम्मत कैसे की? बस इंतजार करो और देखो, एक दिन मेरा कबीला निश्चित रूप से तुम्हारे विमान को समतल कर देगा और तुम सभी हमेशा के लिए हमारे गुलाम बन जाओगे। ब्लैक क्यूई के गायब होते ही थंडर वर्ल्ड में एक तीखी, दयनीय चीख गूंज उठी और साथ ही एक बेहद बुरा श्राप भी। मैं बहुत अनिच्छुक हूँ, बहुत अनिच्छुक हूँ। अत्यंत हिंसक ऊर्जा धीरे धीरे बिजली के समुद्र के तल से गायब होने लगी। यिमो राजा का शरीर भी उसके साथ गायब हो गया। ये यिमो राजा, जिसने कभी इस थंडर पैलेस को नष्ट कर दिया था, आखिरकार जियोमिंग की थोड़ी मदद से थंडर सम्राट के हाथों पराजित हो गया। ये हो जाने के बाद थंडर सम्राट ने गंभीरता से जियोमिंग की ओर अपने हाथ जोड़े और कहा, धन्यवाद सीनियर। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लगभग समय हो गया है। मैं तुम्हें अभी पुनर्जन्म में भेजूंगा। जियोमिंग ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और इस दुनिया में एक भंवर दिखाई दिया। जीवन और मृत्यु के पुनर्जन्म की आभा का एक संकेत इससे निकला। यह इस मार्ग के माध्यम से था कि तियानजुवान महाद्वीप में पुनर्जन्म चरण के अभ्यासी पुनर्जन्म ले सकते थे। थंडर सम्राट ने अपने सामने पुनर्जन्म मार्ग को देखा। उसकी आंखों में एक अलग भावना की झलक दिखाई दी। फिर वह जियाओमिंग की ओर मुड़ा और पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं इस दुनिया में यिमो जनजाति की वर्तमान स्थिति जान सकता हूँ? इस विमान में आने से पहले स्थिति आशावादी नहीं थी, लेकिन अब आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थंडर सम्राट पहले तो चौंक गया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, ये सही है। मुझे अब ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर के यहाँ होने से मुझे उम्मीद है कि ये दुनिया यिमो की गुलामी से बच जाएगी। ये शब्द कहने के बाद थंडर सम्राट की कुछ हद तक भ्रामक आकृति कांप उठी। इस थंडर वर्ल्ड में एक बहुत ही कम हो चुका बिजली का सूरज दिखाई दिया। मैं इस थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक को सीनियर के हाथों में छोड़ता हूँ। अंतिम विदाई के साथ थंडर सम्राट की भ्रामक आकृति एक आध्यात्मिक प्रकाश में बदल गई और पुनर्जन्म मार्ग में प्रवेश कर गई। जैसे जैसे भंवर धीरे धीरे सिकुड़ता गया, जियाओमिंग इस थंडर वर्ल्ड में अकेला रह गया। वज्रपात पैट्रिक प्रतीक। जियाओमिंग ने अपनी नज़र घुमाई और पास के थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक की ओर देखा। उसके माथे से आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण निकली और पैट्रिक प्रतीक में प्रवेश कर गई। ये पूरी तरह से अव्यवस्थित दुनिया थी, जहां आकाश और धरती एक अनिश्चित अवस्था में सह अस्तित्व में प्रतीत होते थे। जैसे जैसे अराजकता बढ़ती गई, ऐसा लग रहा था कि अव्यवस्था के भीतर एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा एकत्रित हो रही है। इसके तुरंत बाद शांत अराजकता के भीतर अचानक एक अत्यंत धीमी और गहरी गड़गड़ाहट की गर्जना निकली। धमाका। समय के प्रवाह के साथ गड़गड़ाहट की गर्जना धीरे धीरे तेज होती गई। अंत में ये वास्तव में इस पूरी अराजक दुनिया में गूंज उठी। गड़गड़ाहट। अचानक यह अराजक दुनिया बदलने लगी। आसपास की अराजकता तुरंत बिजली की दुनिया में बदल गई। 30,000 मीटर बड़ी बिजली लगातार बिजली के ड्रैगन की तरह दुनिया पर उतरी। गड़गड़ाहट की आवाज़ बस बहरा कर देने वाली थी। ताली। तुरंत 3,000 मीटर बड़ी बिजली अचानक आसमान से कट गई। ये हवा में घुस गई और बेरहमी से जियोमिंग से टकराए। वज्रपात पैट्रिक प्रतीक को वश में करने की परीक्षा 1,00,000 वज्रपात है। जियाओमिंग ने आसमान से उतरती बड़ी बिजली को देखा, उसकी आंखें शांति से भर गईं। वज्रपात पैट्रिक प्रतीक को वश में करने की परीक्षा सीधी और क्रूर थी। 1,00,000 वज्रपातों को बिना किसी नुकसान के झेलना। बिजली उसके शरीर के चारों ओर टिमटिमा रही थी, उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। हालांकि बारीक काले प्रतीकों के प्रकट होने के साथ ये चांदी की बिजली की किरणें जल्दी से अवशोषित हो गईं। बिजली की दुनिया में अनगिनत बिजली के ड्रैगन जैसे वज्र सीटी बजाते रहे। अंत में उन्होंने पूरे स्थान पर गूंजती हुई तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ों के साथ लगातार फैलते भंवर पर बमबारी की। आसमान में बिजली अज्ञात अवधि तक निर्दयी तरीके से बरसती रही। 1,000, 5,000, 10,000, जब तक कि आखिरकार जियाओमिंग की नज़र बदल गई। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके चारों ओर कई वज्रपात लिपट गए। मूल रूप से गर्वित और अदम्य ऊर्जा भेड़ की तरह कोमल दिखाई दी, क्योंकि यह चुपचाप उसके हाथ में घूम रही थी। आसमान में बिजली चमकने लगी। इसके तुरंत बाद ये वज्रपात के एक विशाल भंवर में बदल गया। भंवर के बीच से बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरा। इसके केंद्र में एक प्राचीन प्रतीक था। प्राचीन बिजली का प्रतीक बिजली के साथ टिमटिमा रहा था, क्योंकि यह चुपचाप जियाओमिंग के सामने मंडरा रहा था। अचानक जियाओमिंग के माथे से रोशनी बिखर गई, जबकि उसके सामने तैरता हुआ थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक भी बिजली की चमक में बदल गया, जो उसके नीवान महल में घुस गया। उसके नीवान महल का अंदरूनी हिस्सा अपनी छोटी सी दुनिया जैसा था। राजसी आध्यात्मिक शक्ति इसके भीतर लहरा रही थी, जबकि एक काला छेद चुपचाप इसके केंद्र में तैर रहा था। धमाका। जैसे ही थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक छोटी सी दुनिया में प्रवेश किया, वज्र दिखाई दिए। बिजली आसमान में फैल गई और हर चीज पर हावी होने की कोशिश में। लेकिन जल्द ही सुनहरी बिजली की एक लहर दिखाई दी और इस बिजली के साथ घुल मिल गई। अंत में थंडरबोल्ट पैट्रिक प्रतीक की दबंग प्रकृति समाप्त हो गई।
अल्पविराम। थंडर वर्ल्ड। जियाओ मिंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और एक छोटा सुनहरा ड्रैगन दिखाई दिया जो उसकी हथेली में बेचैनी से हिल रहा था। इस थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को सभी रहस्यमय बिजली के साथ मिलाकर एक विशेष प्रकार की बिजली बनाई गई है। ये वर्तमान सम्राट ज्वाला से कमजोर नहीं है। चलो इसे सम्राट बिजली कहते हैं। जियो मिंग थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को वश में करने के परिणामों से संतुष्ट था। उसने थंडर वर्ल्ड का सर्वेक्षण करने के लिए एक पल लिया। फिर एक काला मन का एक विचार के साथ प्रकट हुआ। थंडर वर्ल्ड के एक कोने में कई काले राक्षसी कोहरे उठे और मनके में प्रवेश कर गए। जैसे ही काला कोहरा प्रवेश किया, मनके की आभा थोड़ी मजबूत हो गई। काले मनके के अंदर एक राक्षसी छाया गुस्से में दहाड़ रही थी। हालांकि जियो मिंग ने इसे अनदेखा कर दिया। उसने सभी राक्षसी क्यूई को अवशोषित करने के बाद काले मनके को संग्रहित किया। उसके बगल के स्थान में लहरें दिखाई देने लगीं और उसकी आकृति धीरे धीरे उन लहरों में गायब होने लगी। अध्याय 596। एक और 9 पूंछ वाली लोमड़ी जनजाति से मुठभेड़। दानव क्षेत्र। ये तियान जुबान महाद्वीप में राक्षसी जानवर जनजातियों का निवास स्थान था। दुनिया की अधिकांश शक्तिशाली राक्षसी जानवर जनजातियां इसी क्षेत्र में एकत्रित थीं। इसलिए इसकी समग्र शक्ति काफी दुर्जय थी। जानवर युद्ध क्षेत्र इस दानव क्षेत्र के भीतर एक अत्यंत अराजक क्षेत्र था। यह अनगिनत गुटों का घर था और किसी भी प्रमुख जनजाति द्वारा पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया गया था। कई छोटी जनजातियों ने यहाँ जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। 9 पूंछ वाला गांव जानवर युद्ध क्षेत्र के भीतर 9 पूंछ जनजाति का निवास स्थान था। वे मूल रूप से प्राचीन काल में मौजूद 6 अधिपति जनजातियों में से एक थे। हालांकि यिमों की गुप्त चालों के कारण 9 पूंछ जनजाति लगातार कमजोर होती जा रही थी। अब वे दानव क्षेत्र में एक छोटा कबीला बन गए थे जिसे थोड़ी ताकत वाले किसी भी गुट द्वारा आसानी से धमकाया जा सकता था। ये जगह बिल्कुल भी बुरी नहीं है। जियाओ मिंग ने दूर स्थित पर्वत शिखर को देखा जो हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था और उसने अपना सिर हिलाया। पहाड़ के आसपास का क्षेत्र एक गहरी खाई थी और पहाड़ से कई धातु की जंजीरें फैली हुई थीं जो बाहरी दुनिया से जुड़ने वाला एक रास्ता बनाती थीं। एक विशाल प्रकाश अवरोध संरचना थी जो पर्वत शिखर को घेरे हुए थी और बड़े करीने से घेरे हुए थी। जियाओ मिंग पहाड़ के भीतर खड़ी कई इमारतों को देख सकता था जो एक गांव की तरह लग रही थीं। ये संरचना बहुत ही सुंदर है। जियाओ मिंग ने अपनी आंखों में दिलचस्पी की झलक के साथ विशाल संरचना को देखा। इससे वह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तरंग का पता लगा सकता था। सर, ये 9 पूंछ जनजाति का संरक्षक गठन है। ये प्राचीन काल से बची हुई कुछ चीजों में से एक है। यह इस संरचना की वजह से भी है कि 9 पूंछ जनजाति अभी भी अपने पूर्व गौरव का एक निशान बरकरार रखती है। जियाओ मिंग के बगल में एक मोटे आदमी ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। बस, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर। ये सुनकर उस मोटे आदमी का चेहरा खुशी से चमक उठा। कई बार झुकने के बाद वह जल्दी से भाग गया। क्या मैं इतना डरावना लग रहा हूँ? जियाओ मिंग ने पीछे हटते हुए आदमी की आकृति को देखते हुए पलकें झपकाईं, फिर अपने बगल में यंग हुआनहुआन तिकड़ी की ओर मुड़ा। चलो अंदर चलते हैं और साथ में देखते हैं। 9 पूंछ जनजाति का सुरक्षात्मक गठन समूह को थोड़ा भी बाधित नहीं कर सका। जैसे ही वे प्रकाश अवरोध से गुजरे, उन्हें एक अद्भुत दृश्य ने स्वागत किया। हरे भरे पहाड़ी गांव में कभी कभी लाल और हरे रंग के धब्बे दिखाई देते थे। पक्षियों और निगलों की मधुर आवाजें हवा में भर गईं, जिससे गांव में एक दूसरी दुनिया, स्वर्ग जैसा एहसास हुआ। जियाओ मिंग और तीनों महिलाएं गांव में आराम से टहल रही थीं। समय समय पर उनके चारों ओर सुंदर आकृतियां दिखाई देती थीं। उनकी बड़ी आंखें तीव्र जिज्ञासा से भरी हुई थीं क्योंकि वे जियाओ मिंग को घूर रही थीं। कभी कभी पक्षियों की चहचहाहट की याद दिलाने वाली हंसी उनके ढके हुए मुंह से निकलती थी जब वे बात कर रही होती थीं। वह आदमी बहुत सुंदर है। मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? वह पूरी तरह से बदल गया है। क्या वह महान अधिपति जनजातियों से हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह मानव जाति से है? और वे 3 लड़कियां भी मानव लगती हैं। जल्दी से हमें आंटी शिन को सूचित करना चाहिए। मनुष्य हमारे 9 पूंछ गांव में आ गए हैं। ... 9 पूंछ गांव 9 पूंछ जनजाति की पैतृक भूमि थी। प्राचीन सुरक्षात्मक संरचना के कारण बाहरी लोगों के लिए आक्रमण करना लगभग असंभव था। जनजाति के अधिकांश सदस्य गांव के नेताओं की चौकस निगाहों के नीचे सुरक्षित जीवन जीते थे, बाहरी दुनिया के साथ सीमित संपर्क के साथ पवित्रता और मासूमियत का माहौल बनाए रखते थे। ये सुंदर और आकर्षक छोटी लोमड़ियां सोचती थीं कि वे अच्छी तरह से छिप रही हैं, लेकिन वास्तव में वे चारों की नज़रों में बहुत पहले ही उजागर हो चुकी थीं। उनमें से प्रत्येक के पास एक अच्छी तरह से संपन्न, कामुक आकृति थी जिसमें भरे हुए स्तन और सुडौल नितंब थे जो एक आकर्षक आकर्षण बिखेर रहे थे। उनकी शराबी पूंछ उनके रूप में एक अनूठा आकर्षण जोड़ती थी। बड़े भाई, आप ऐसी जगह पर आने पर क्यों जोर दे रहे हैं? यहाँ तो लोमड़ियों की आत्माएं रेंग रही हैं।
थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक प्राप्त करने के बाद जियाओ मिंग उन्हें पश्चिम की ओर ले गया और रास्ते में 1 साल तक उन्हें प्रशिक्षित किया। आखिरकार वे दानव क्षेत्र में पहुंचे और सीधे इस स्थान की ओर चल पड़े। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे लोमड़ी की आत्माओं के झुंड पर ठोकर खाएंगे। मू लिंगशान ने जियाओ मिंग के बगल में खड़े होकर नाखुशी से मुंह बनाया, जबकि यंग हुआनहुआन ने अपनी नाजुक भौहें उसके दूसरी तरफ से कुढ़ीं। किंग टेन ने भी अपने हाथों से अपने खुले मुंह को नाटकीय ढंग से ढांकते हुए जियाओ मिंग को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई चौंकाने वाली खोज की हो। फिर भी उसकी आंखों में मनोरंजन का एक संकेत था। इसमें कोई संदेह नहीं है, वह बस आग में घी डालना चाहती थी और दुनिया को जलते हुए देखना चाहती थी। किसने उसके गुरु से कहा कि उन्हें पूरे 1 साल तक गहन प्रशिक्षण दिया जाए? अब थोड़ा बदला लेने का समय आ गया था। मैं यहाँ एक खास कारण से आई हूँ, इन छोटी लोमड़ियों के लिए नहीं। जियाओ मिंग को ठीक से पता था कि लड़कियों के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने हल्के से उनके सिर थपथपाए, जिससे तीनों सिर पकड़कर दर्द से कराह उठे। ऐसा नहीं था कि डूक्यूई महाद्वीप में कोई लोमड़ी जनजाति नहीं थी। वास्तव में उसका एक छोटा लोमड़ी मित्र भी था जो अपने महल में वर्तमान संत थी। उसे कुछ लोमड़ियों के लिए यहाँ तक आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय हवा की आवाज़ के साथ कई आकृतियां तेजी से आगे बढ़ीं। उनका नेतृत्व एक सुंदर और परिपक्व महिला कर रही थी, जिसकी साधना अभी अभी प्रारंभिक गहन मृत्यु अवस्था तक पहुंची थी। जबकि इस तरह की ताकत को पूर्वी जुबान क्षेत्र में सभ्य माना जाएगा, लेकिन दानव क्षेत्र के भीतर इसका कोई महत्व नहीं था। ये युवा गुरु मानव जाति से है न? क्या मैं आपके हमारे 9 पूंछ वाले गांव में आने के उद्देश्य के बारे में पूछ सकता हूँ? 9 पूंछ वाले गांव की मुखिया ये सुंदर महिला थी। वह सावधानी से जियाओ मिंग और उसके समूह को देख रही थी। यंग हुआनहुआन तिकड़ी के पास विशेष रूप से उच्च साधना स्तर नहीं था, लेकिन जियो मिंग, जिसकी गहराई का वह अनुमान नहीं लगा सकती थी, ने उसे सतर्क कर दिया। जियाओ मिंग की नज़र धीरे धीरे उसके सामने खड़ी खूबसूरत महिला पर पड़ी। 9 पूंछ जनजाति, जो कभी दानव क्षेत्र में 6 अधिपति जनजातियों में से एक थी, अब केवल इतनी ही ताकत रखती है। मुझे लगता है कि आप इस गिरावट के पीछे के कारण से अनजान हैं, है न? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप कारण जानते हैं? ये सुनकर खूबसूरत महिला चौंक गई और जल्दी से सुगंधित हवा के साथ जियाओ मिंग के पास पहुंची। जैसे ही उसने बात की, उसका नाजुक शरीर करीब झुक गया, जैसे कि वह उसके साथ गहन बातचीत करने की तैयारी कर रही हो। उसे जियाओ मिंग की पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्ट नहीं था और वह अपने दिल में कुछ हद तक सतर्क थी। वर्तमान 9 पूंछ जनजाति वास्तव में बहुत कमजोर थी और किसी भी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंच पाती, यंग हुआनहुआन ने उसका रास्ता रोक दिया। जितना चाहो बात करो, लेकिन बहुत करीब मत आओ, यंग हुआनहुआन ने सतर्कता से चेतावनी दी। युवा महिला सही कह रही है। मैं अपनी अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। सर, कृपया मेरे साथ आइए, सुंदर महिला ने धीरे से कहा। उसकी सुंदरता निर्विवाद थी। उसकी उम्र के बावजूद उसके चेहरे पर उम्र बढ़ने के कोई लक्षण नहीं थे। हर बार जब वह बोलती थी तो उसमें से एक जादुई आकर्षण निकलता हुआ प्रतीत होता था। जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे वह जादुई आकर्षण एक पल में गायब हो गया। जिसके बाद उनकी आंखें मिलीं और सुंदर महिला की निगाहें कुछ हद तक चकित हो गईं। ग्राम प्रधान बहुत विनम्र हैं, कृपया रास्ता दिखाएं। बहुत अच्छा। ऐसा कहने के बाद सुंदर महिला अचानक वास्तविकता में वापस आ गई। उसका जैद जैसा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अभी कुछ क्षण पहले वह अनजाने में जियाओ मिंग की आंखों की ओर बहुत आकर्षित हुई थी, यहाँ तक कि उस पर झपटने का आवेग भी पैदा कर रही थी। मुझे ग्राम प्रधान कहना थोड़ा दूर की बात लगती है। अगर सर को कोई आपत्ति न हो तो आप मुझे बस जिन एर कहकर संबोधित कर सकते हैं। सुंदर महिला ने अपने धड़कते दिल को दबा लिया और धीरे से बोली, चलो अंदर चलते हैं और विस्तार से बात करते हैं। जियो मिंग के जवाब का इंतजार किए बिना वह मुड़ी और आगे बढ़ गई। यंग हुआनहुआन तिकड़ी ने सुंदर महिला के व्यवहार में आए बदलाव को देखा और अपनी आंखों में संदेह के साथ जियो मिंग को देखा। उनके हाव भाव से पता चल रहा था, इस बात पर जोर देते रहो कि तुम यहाँ इन छोटी लोमड़ी आत्माओं के लिए नहीं आए हो। जियाओ मिंग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। उसने सिर्फ 9 पूंछ जनजाति के मुखिया का भरोसा जीतने की कोशिश की थी ताकि कुछ परेशानी से बचा जा सके। कौन सोच सकता था कि दूसरी पार्टी अपनी आत्मा लोमड़ी की अनोखी आकर्षण तकनीक का इस्तेमाल करके लापरवाही से पलटवार झेलेगी। गांव के मुखिया के साथ लिविंग रूम में जाने के बाद गांव की मुखिया ने देखा कि उसकी बेटी ने सम्मानपूर्वक जियाओ मिंग के सामने चाय का प्याला रखा और फिर पीछे हट गई। जिसके बाद उसने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि सर मेरी पिछली बदतमीजी पर नाराज नहीं होंगे। मौजूदा 9 पूंछ जनजाति इस दानव क्षेत्र में वास्तव में बहुत कमज़ोर है। हम लगातार इस डर में रहते हैं कि कहीं हमें पकड़ न लिया जाए और दूसरों की मर्जी से गुलाम न बना दिया जाए। क्या सर आपके पास मौजूद कोई जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं?
मेरी 9 पूंछ जनजाति निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत करेगी। सुंदर महिला ने 9 पूंछ जनजाति की भयानक स्थिति का वर्णन किया। उसकी आवाज़ में कभी कभी रोने की आवाज़ के बीच एक नर्म स्वर था। यहाँ तक कि शुरू में सतर्क रहने वाले यंग हुआन तिकड़ी के दिलों में अब सहानुभूति भर गई थी। अध्याय 597 समाधान। आपकी जनजाति की वर्तमान स्थिति के कारणों को निश्चित रूप से समझाया जा सकता है, जियोमिंग ने शुरू किया। उस समय की महान विश्व आपदा के दौरान आपकी 9 पूंछ जनजाति ने प्रतीक पूर्वज का पक्ष लिया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इसने आपकी जनजाति को यमों का लक्ष्य भी बना दिया। परिणामस्वरूप आपकी जनजाति के शीर्ष विशेषज्ञों को तब तक मार दिया गया जब तक कि उनमें से कोई भी नहीं बचा। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम लड़ाई में आपकी जनजाति की अंतिम 9 पूंछ आत्मा लोमड़ी ने 3 यमो राजाओं को सील करने और दबाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। आपकी 9 पूंछ जनजाति के कभी ठीक न होने का कारण भी इसी से संबंधित है, उसने आगे बढ़ने से पहले कुछ देर रुककर कहा। पैतृक आत्मा हॉल में आपके पूर्वज की आत्मा की चेतना को उन यमो राजाओं ने दबा दिया था जिन्हें वहां सील कर दिया गया था। आपके जनजाति के कोई भी सदस्य जो पहले पैतृक आत्मा हॉल में प्रवेश कर चुके थे, वे बाहर नहीं आ पाए। इसका कारण यह है कि उन सभी की बलि दी गई थी। क्या ये वास्तव में ऐसा ही है? जब ग्राम प्रधान और 9 पूंछ जनजाति के अन्य बुजुर्गों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव थे। जब उन्होंने उन उत्कृष्ट जनजाति सदस्यों के बारे में सोचा जो 9 पूंछ जनजाति के उत्थान के लिए मदद मांगने के लिए पैतृक आत्मा हॉल में प्रवेश कर गए थे, तो वे केवल यमों द्वारा बलिदान किए जाने के लिए दुख और गहरी पीड़ा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। चिंता मत करो, पैतृक आत्मा हॉल खोलो और मैं छिपे हुए खतरों को खत्म करने में आपकी मदद करूंगा। 9 पूंछ जनजाति धीरे धीरे अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। जियोमिंग के शब्दों ने 9 पूंछ जनजाति के नेताओं की आंखों में आशा की एक किरण जगा दी। उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया। बेशक ये पर्दे के पीछे जियोमिंग द्वारा कुछ हेरफेर के कारण भी था, अन्यथा एक बड़ी जनजाति के लिए उसके शब्दों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा जब तक कि वह उन्हें डराने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन न करे। ... ग्राम प्रधान का अनुसरण करते हुए समूह 9 पूंछ गांव में और भी आगे बढ़ गया। करीब आधे घंटे बाद वे घने जंगल में छिपे खंडहरों के एक समूह में पहुंचे। इन खंडहरों के बीच में एक विशाल वेदी थी। गांव के मुखिया ने समूह का नेतृत्व करते हुए वेदी की ओर कदम बढ़ाया। वेदी के बीच में पत्थर से बना एक मंच था। गांव के मुखिया ने अपनी मुट्ठी भींची और एक हथेली के आकार की कांस्य प्रतिमा प्रकट हुई। कांस्य प्रतिमा एक रक्त लाल लोमड़ी थी। हालांकि इसके पीछे 9 पूंछें नाच रही थीं। हालांकि यह एक भौतिक वस्तु नहीं थी, लेकिन इससे एक राक्षसी आभा निकल रही थी। ग्राम प्रधान ने ध्यान से कांस्य प्रतिमा को पत्थर के मंच पर रखा और अपनी उंगली हिलाई। प्रकाश की चमक के साथ खून की एक गेंद दिखाई दी। इससे एक समृद्ध खूनी गंध निकल रही थी। जब रक्त की गेंद कांस्य प्रतिमा पर उतरी तो रक्त के रंग की 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी पुनर्जीवित हो गई और वास्तव में आकाश की ओर एक लंबी चीख छोड़ी। इस समय आकाश में काले बादल छा गए और रक्त की गेंद रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गई जो 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी के मुंह में समा गई। आओ! इस प्राचीन चीख में एक उदास भावना थी क्योंकि यह पूरे देश में गूंज रही थी। वेदी पर 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी ने जियाओमिंग और अन्य लोगों को देखा, इससे पहले कि उसके मुंह से रक्त की रोशनी फूट पड़े। ये रोशनी उनके सामने एक विशाल रक्त लाल दरवाजे में बदल गई। पैतृक आत्मा हॉल अंदर है और प्रवेश द्वार पहले से ही खुला है। सर अंदर आ सकते हैं, ग्राम प्रधान ने धीरे से कहा और उसके हाथ कसकर बंद थे। कोई जरूरत नहीं, अंदर या बाहर सब एक ही है। जियाओमिंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी नज़र दरवाजे से गुजरी और उसने खून से लाल समुद्र का एक अंतहीन विस्तार देखा। दरवाज़ा इस समुद्र के भीतर एक गलियारे पर स्थित था और उस गलियारे के अंत में एक विशाल वर्ग था। इस वर्ग के केंद्र में एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी जो अभी भी 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी को दर्शाती थी। हालांकि जियाओमिंग जानता था कि यह सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं थी। ये 9 पूंछ वाली लोमड़ी की वास्तविक लाश थी जो एक भूतपूर्व तीसरे आपदा पुनर्जन्म चरण की शक्तिशाली महिला थी जिसने मरने से पहले 3 यमो राजाओं को दबा दिया था। जियाओमिंग ने अपनी हथेली फैलाई, जिसके बाद 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी की हड्डियों पर रक्त प्रकाश के टुकड़े इकट्ठा होने लगे। रक्त प्रकाश तेजी से एकत्रित हुआ और एक मानव आकृति में बदल गया। प्रकाश के बिखरने के बाद एक प्रकाश की महिला आकृति दिखाई दी। महिला ने बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और उसका रूप बहुत ही आकर्षक था। उसकी हर मुस्कान और चेहरे पर मुस्कान से दुनिया थोड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वेदी पर बैठी महिला ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, इससे पहले कि उसे एक बहुत शक्तिशाली बल द्वारा बलपूर्वक वेदी पर खींच लिया जाता। पूर्वज सभी 9 पूंछ वाली लोमड़ियां मोहक आकृति को देखती रहीं और उनके चेहरे पर बेकाबू तरीके से आंसू बह रहे थे। मेरे कबीले के सदस्य, महिला को नहीं पता था कि उसे पैतृक आत्मा हॉल से कैसे बुलाया गया, लेकिन नीचे इतनी सारी 9 पूंछ वाली लोमड़ियां देखकर वह बहुत खुश हुई।
उसकी आंखें लालच से नीचे 9 पूंछ वाली जनजाति को देखती रहीं और फिर उसने धीरे से अपना लंबा और सुंदर जैद जैसा हाथ आगे बढ़ाया। उसकी कोमल आवाज में एक चौंकाने वाला जादू भरा हुआ था। आप में से हर एक पैतृक आत्मा हॉल में प्रवेश करें और मेरी विरासत प्राप्त करें। मैं बहुत लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि महिला को आश्चर्य हुआ, जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सभी कबीले के सदस्य एक साथ एक कदम पीछे हट गए। हाँ, आप मेरे कबीले के सदस्य मुझे क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया है कि तुम असली 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी नहीं हो। तुम बेवकूफ़ धोखेबाज हो। म्यूलिंगशान ने मजाकिया अंदाज में हंसी निकाली। तुम कौन हो? तुम मेरी जनजाति के सदस्य नहीं हो। मोहक महिला की भौहें सिकुड़ गईं और वह जियाओ मिंग और उसके समूह की ओर देखने लगी। फिर उसका स्वर बहुत ठंडा हो गया। मेरे जनजाति के सदस्यों, क्या तुम हमारे 9 पूंछ जनजाति के नियमों को भी भूल गए हो? तुम बाहरी लोगों को पैतृक आत्मा हॉल में लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अभी भी दिखावा कर रहे हो, क्या मतलब है? जियाओ मिंग ने थोड़ा हंसते हुए कहा, फिर एक कदम के साथ मोहक महिला के सामने आ गया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सीधे उसके अंदर घुस गया, फिर धीरे से उसे वापस खींच लिया। तुम क्या करना चाहते हो? हमारी 3 चेतनाएं हजारों सालों से उसकी चेतना से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं। अगर तुम हमारी चेतना को मिटा दोगे तो उसकी चेतना भी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तब तक 9 पूंछ जनजाति के पास फिर से उठने का कोई मौका नहीं होगा। उसके हाथ की हथेली में एक प्रकाश समूह विकृत होता रहा, जिससे कभी कभी मोहक और मोहक स्वरों के साथ एक घबराई हुई महिला की आवाज निकलती रही। 9 पूंछ जनजाति के सभी सदस्यों के भाव उस समय अचानक बदल गए जब ये प्रकाश समूह दिखाई दिया। हालांकि जियाओ मिंग अप्रभावित रहा। उसकी आंखों से एक कोमल सफ़ेद रोशनी निकली और प्रकाश समूह को घेर लिया। धीरे धीरे उसके भीतर की काली क्यूई जल्दी से बाहर निकल गई। काली क्यूई फिर काली धुंध के 3 बादलों में संघनित हो गई। 3 यमो राजा दुनिया में फिर से प्रकट हुए। उनकी राक्षसी क्यूई एक पल में आसमान में उड़ गई। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। जब तक हम थोड़ा और रक्त और मांस प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने भौतिक शरीर को फिर से बना सकते हैं। काली धुंध के भीतर से एक दहाड़ गूंजी। उस दहाड़ में गुस्सा और अनिच्छा थी। उन्हें आखिरकार हजारों सालों के बाद कुछ उम्मीद दिखी थी। हालांकि यह उम्मीद अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। आसपास के 9 पूंछ जनजाति के सदस्य बेकाबू होकर कांपने लगे। उनके दिल की गहराई से असली आतंक महसूस हो रहा था। दूसरी ओर मूलिंगशान तिकड़ी, जिन्होंने जियाओ मिंग के साथ अपने समय के दौरान कई शानदार दृश्य देखे थे, वे जरा भी नहीं डरे। जियाओ मिंग ने राक्षसी मन का निकाला और सारी धुंध को अवशोषित कर लिया। ये 3 यमो राजा, जो कई सालों से 9 पूंछ जनजाति के खिलाफ साजिश रच रहे थे, राक्षसी मनके के भीतर की शक्ति का हिस्सा बन गए, जिससे इसकी आभा में थोड़ा और इजाफा हुआ। हालांकि जियाओ मिंग इस परिणाम से कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस कर रहा था। ये सच्चा राजा तीसरे आपदा पुनर्जन्म चरण तक पहुंचने के बाद इन 3 यमो राजाओं की आत्माओं को अवशोषित करके केवल इतनी छोटी सी शक्ति प्राप्त कर सकता है। वह अर्ध पूर्वज चरण तक कब पहुंचेगा? केवल उस चरण में ही वह प्लेन स्पिरिट के लिए मुश्किल से कोई खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे ड्रैगन कबीले के शैतान दमनकारी जेल की यात्रा करनी होगी। जैसे ही जियाओ मिंग ने सोचा, यमो राजाओं से अलग हुआ कोहरा महिला के शरीर में वापस आ गया। अचानक एक बार फिर उसके मोहक शरीर से रोशनी फूट पड़ी। हालांकि इस बार यह कोई बुरी आभा नहीं थी। इसके बजाय ये कुछ हद तक गुलाबी चमक थी। गुलाबी रोशनी फैल गई और मोहक महिला की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने जियाओ मिंग को देखा और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें एक भयावह जादू था। जियाओ मिंग ने बदलाव को देखा और राक्षसी मन का हटा दिया। क्या तुम होश में आ गई हो? मोहक महिला ने अपने लंबे और पतले हाथों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। एक जटिल अभिव्यक्ति ने उसकी मोहक आंखों को भर दिया। बाद में उसने जियाओ मिंग को देखा और झुककर प्रणाम किया। ये वरिष्ठ, मदद के लिए धन्यवाद। अध्याय 598 ड्रैगन डोमेन। 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी ने कृतज्ञता में सिर झुकाया। हालांकि इस समय उसकी चेतना दबी हुई थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से जानती थी कि बाहर क्या हो रहा था। पूर्वज, सभी 9 पूंछ वाली लोमड़ियों ने 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी को देखा। उनकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। उसके अंदर से निकलने वाले उतार चढ़ाव ने उन्हें भरोसे की गहरी भावना से भर दिया। मेरे कबीले के सदस्य, 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी धीरे से वेदी से उतरी। उसकी आंखों में कोमलता और अपराधबोध का भाव था जब उसने अपने कबीले के सदस्यों को देखा। पूर्वज ने आप सभी को निराश किया है। जो कुछ हुआ उसके लिए पूर्वज जिम्मेदार हैं। 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी की आंखों में बोलते समय एक उदास भाव चमक उठा। उस समय मैंने 3 यमो राजाओं को दबाने के लिए अपनी दानव आत्मा को प्रज्वलित किया। मैं मूल रूप से उनके साथ मरने का इरादा रखता था, लेकिन मैंने उन साथियों की दृढ़ जीवन शक्ति को कम करके आंका। भले ही समय के साथ हमारे भौतिक शरीर क्षीण हो गए, लेकिन उन तीनों की चेतना मेरी चेतना के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही।
आखिरकार उन्होंने मेरी चेतना पर आक्रमण किया और मुझे दबा दिया। नौपूंछ जनजाति के सदस्यों के बीच रक्त संबंध है। मेरे शरीर के माध्यम से उन तीनों साथियों ने जनजाति की रक्त रेखा में हस्तक्षेप करने के लिए कुछ कपटी तरीकों का इस्तेमाल किया। इससे जनजाति के सभी सदस्य उच्चतम साधना चरण तक पहुंचने में असमर्थ हो गए। ये भी वर्षों से नौपूंछ जनजाति की औसत दर्जे की स्थिति का कारण है। जब आप, मेरे कबीले के सदस्य, अपनी बुद्धि के अंत में थे, तो आपने उत्तर खोजने के लिए पैतृक आत्मा हॉल में जाने के बारे में सोचा। हालांकि मेरे इस आध्यात्मिक शरीर को पहले ही उन 3 साथियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। मैं इतने सालों तक बस यही देख सकता था कि एक के बाद एक कबीले के सदस्य इस जगह पर कैसे पहुंचते हैं, लेकिन उनके द्वारा धोखा दिए जाने पर मैं रक्त के समुद्र में प्रवेश कर जाता हूं और रक्त ऊर्जा में बदल जाता हूं। नौपूंछ वाली आत्मा लोमड़ी की आवाज़ में दुख भरा हुआ था। उन्हें रोकने में असमर्थ होने के बावजूद यह असहाय भावना उसके लिए बेहद पीड़ादायक रही होगी। जब उन्होंने ये सुना तो नौपूंछ वाली जनजाति के सदस्यों ने अपने होंठ भींच लिए और उनकी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। मुझे पता है कि इन सालों में मेरे कबीले के सदस्यों का जीवन बेहद कड़वा रहा है। यह मेरी गलती है, नौपूंछ वाली आत्मा लोमड़ी ने धीरे से कहा। पूर्वज दोषी नहीं है, इसके लिए वे दुष्टिमो जिम्मेदार हैं। गांव की मुखिया ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। नौपूंछ वाली आत्मा लोमड़ी ने कड़वी मुस्कान दी। गलती तो गलती है, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। सौभाग्य से उन 3 साथियों के दमन के बाद हमारी नौपूंछ वाली जनजाति फिर से उठ खड़ी हो सकती है। वह पैतृक आत्मा हॉल के अंदर रक्त सागर को देखने के लिए मुड़ी और धीरे से बोली, इन अनगिनत वर्षों में नौपूंछ वाली जनजाति के विशेषज्ञों की ताकत से रक्त का ये समुद्र बना है। इसमें उन 3 यमो राजाओं की शुद्ध ऊर्जा भी है। मैंने जो गठन छोड़ा है उसे सक्रिय करें और इस जगह को पूरी तरह से सील कर दें। यहाँ की ऊर्जा आपको वापस मिल जाएगी। नौपूंछ वाली जनजाति के लिए अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ की ऊर्जा भयानक रूप से शक्तिशाली थी। यदि इसे अब नौपूंछ वाली जनजाति में वापस कर दिया जाए तो यह निश्चित रूप से कई मजबूत व्यक्तियों का उत्पादन करेगी। हम पूर्वज का धन्यवाद करते हैं और हम सर को हमारी नौपूंछ जनजाति को उसके पूर्व गौरव पर लौटने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे नौपूंछ जनजाति के उपकारक हैं। नौपूंछ गांव के मुखिया ने एक महल की पोशाक पहनी हुई थी जिसमें आकर्षण और लालित्य का मिश्रण था। उसने जियाओमिंग को देखा और उसकी आंखों में एक विशेष लहर चमक उठी। फिर उसने अचानक अपने दोनों हाथ अपने माथे पर रख लिए। उसकी 3 शराबी पूंछ उसकी पीठ पर झुकी हुई थी, जो एक लोमड़ी की तरह चांद को सम्मान देते हुए दिख रही थी, क्योंकि वह धीरे से जियाओमिंग की ओर घुटने टेक रही थी। नौपूंछ जनजाति के आसपास के सदस्य इस दृश्य से कुछ हैरान थे। होश में आने के बाद वे सभी जियाओमिंग के सामने झुक गए। जब उसने गांव के मुखिया की घुटने टेकने की मुद्रा देखी तो नौपूंछ आत्मा लोमड़ी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने एक पल के लिए जियाओमिंग को देखा और उसका मुंह ऐसे हिला जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसने आखिरकार चुप रहना चुना। ये नौपूंछ जनजाति की सर्वोच्च कृपा थी और केवल नौपूंछ जनजाति के मुखिया और उत्तराधिकारी के पास इसका उपयोग करने की योग्यता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह संपूर्ण नौपूंछ जनजाति में ऐसी औपचारिकता केवल 2 बार ही दिखाई दी थी। पहली बार जब उसने इसे भक्षण करने वाले मास्टर पर इस्तेमाल किया था। दूसरी बार उसकी आंखों के सामने ही हो रहा था। स्थिति को देखते हुए जियाओमिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैंने बस वही किया जो करने की जरूरत थी। आप सभी यहाँ से बाकी का ध्यान रख सकते हैं। हमें अपने रास्ते पर चलना है, इसलिए ये हमारी विदाई है। दाता, रुको। गांव की मुखिया ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि उसे एहसास हुआ कि जियाओमिंग और उसके शिष्य उसके बोलते ही चले गए थे। तुमने हमें अपना नाम भी नहीं बताया। वह बस वहीं खड़ी रह गई, अपने आप से बुदबुदाती रही। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ... दानव क्षेत्र के उत्तर में एक क्षेत्र था जिसे ड्रैगन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये दानव क्षेत्र के उन कुछ स्थानों में से एक था जो प्राचीन काल से काफी हद तक अपरिवर्तित रहे थे। ड्रैगन क्षेत्र एक विशाल और अदम्य भूमि थी जो सभी प्रकार के प्राकृतिक खजानों से समृद्ध थी। हालांकि बहुत कम लोग खजाने की तलाश में यहाँ आने की हिम्मत करते थे क्योंकि यह ड्रैगन जनजाति का क्षेत्र था। भूमि पर विशाल ड्रैगन की तरह कई पहाड़ फैले हुए थे, जबकि ऊंचे प्राचीन जंगलों के क्षेत्र भी इस भूमि को कवर करते थे। 30,000 मीटर ऊंचे प्राचीन पेड़ कई छोटे पहाड़ों की तरह खड़े थे। उनकी फैली हुई पत्तियां और शाखाएं 3000 मीटर के दायरे में क्षेत्र को कवर करती थीं। भूमि पर एक समृद्ध जंगल जैसी आभा छाई हुई थी। समय समय पर भूमि पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की दहाड़ सुनी जा सकती थी। ये दहाड़ें एक जंगली, अदम्य और क्रूर आभा से भरी हुई थीं। वर्तमान राक्षसी जानवरों की दुनिया में 4 शेष अधिपति जनजातियों में से एक के रूप में ड्रैगन जनजाति पिरामिड के शिखर पर खड़ी थी। राक्षसी जानवरों के बीच बेताज बादशाह थी।
जंगल की भूमि के ऊपर आकाश में अंतरिक्ष अचानक मुड़ गया और स्थानिक भंवर के भीतर 4 आकृतियां धीरे धीरे दिखाई दीं। वे कोई और नहीं बल्कि जियो मिंग और लड़कियां थीं, जिन्होंने 9 पूंछ जनजाति को जानवर युद्ध क्षेत्र में छोड़ दिया था। मूल रूप से दोनों स्थानों के बीच काफी दूरी थी। हालांकि जियाओ मिंग की ताकत के सामने दूरी जैसी छोटी सी बात उसके हाथ हिलाने भर की बात बन गई। हालांकि वह 9 पूंछ जनजाति को छोड़ने के बाद सीधे अंतरिक्ष में नहीं पहुंचा। इसके बजाय उसने अपने 3 महिला साथियों को अपने कौशल को निखारने के लिए रास्ते में राक्षसी जानवरों के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए कहा, जिससे तीनों महिलाएं लगातार शिकायत करने लगीं। हालांकि उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन परिणाम काफी ध्यान देने योग्य थे। वे तीनों सफलतापूर्वक निर्वाण चरण तक पहुंच गए थे और उनकी युद्ध शक्ति उसी चरण में दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर थी। यहाँ युआन शक्ति बहुत समृद्ध है। ड्रैगन क्षेत्र में पहुंचते ही उन चारों ने तुरंत इस स्थान पर युआन शक्ति की असाधारण समृद्धि को महसूस किया। यह अराजक जानवर युद्ध क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक सघन था। ऐसे वातावरण में खेती करने से निस्संदेह आधे प्रयास में 2 गुने परिणाम मिलेंगे। हमारे ड्रैगन डोमेन में घुसपैठ करने की हिम्मत कौन करता है? जियाओ मिंग और उसके साथी अभी अभी आए थे, लेकिन हवा के टूटने की आवाज़ पहले से ही चारों ओर सुनी जा सकती थी। ये स्पष्ट था कि ड्रैगन जनजाति की प्रतिक्रिया 9 पूंछ जनजाति की तुलना में बहुत तेज थी। ड्रैगन स्केल कवच पहने कुलीन योद्धाओं का एक समूह तेजी से आया और जियाओ मिंग के समूह को घेर लिया। इन कुलीन योद्धाओं ने अत्यंत दुर्जया आभा बिखेरी। उनके युआन क्यूई ने एक जीवन ड्रैगन जनजाति टोटेम बनाने के लिए आपस में जुड़ गए। टोटेम एक छोटे कुंडलित ड्रैगन की तरह था। इसने जीवन और शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास कराया। यह क्षेत्र केवल ड्रैगन जनजाति और ड्रैगन जनजाति के दोस्तों के लिए सुलभ है। इसके 100,000 मील के भीतर किसी और को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आप कौन हैं? यदि आप गलती से प्रवेश कर गए हैं तो कृपया अभी चले जाएं। दानव क्षेत्र में शक्ति सर्वोपरि थी और ड्रैगन जनजाति पिरामिड के शीर्ष पर एक प्रमुख स्थान रखती थी। लेकिन जब वे अधिकार के साथ शासन करते थे तो ये गश्त करने वाले गार्ड मूर्ख नहीं थे। जियाओ मिंग और उनके समूह का अचानक प्रकट होना स्पष्ट रूप से असामान्य था। इसलिए उन्होंने तुरंत हिंसा का सहारा नहीं लिया। हम विशेष रूप से आपके जनजाति नेता से मिलने आए हैं, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक आभा का संकेत दिया जिसने तुरंत विभिन्न ड्रैगन जनजाति योद्धाओं को जो सतर्क थे, गहरी घबराहट महसूस कराए और उनकी आत्मा की गहराई से कांप उठे। ये दबाव उनके अपने जनजाति नेता के दबाव से भी अधिक भयानक था। सौभाग्य से ये भावना केवल एक पल के लिए ही रही, जिससे उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं दिखी। ड्रैगन जनजाति के योद्धाओं ने भयभीत महसूस करते हुए घबराहट में निगल लिया और सम्मानपूर्वक झुक गए। हमें अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करने की अनुमति दें। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, सर। जियाओ मिंग के इशारे पर प्रमुख योद्धा ड्रैगन जनजाति के उच्च रैंकिंग सदस्यों को रिपोर्ट करने के लिए खाली जगह से गायब हो गया। अध्याय 599 ड्रैगन जनजाति का नेता बज़। जियो मिंग और उसके साथियों के सामने एक स्थानिक चैनल खुलने पर खाली जगह में लहरें दिखाई दीं। स्थानिक चैनल से युआन पावर का लगभग मूर्त उछाल फूट पड़ा, जो एक ड्रैगन के पिंजरे से मुक्त होने जैसा था। स्थानिक चैनल से 2 आकृतियां उड़ीं। हवा में तैरते हुए उनमें से एक दमनकारी आभा निकली। उनकी आभा उनके पीछे संघनित हो गई। एक विशाल कुंडलित ड्रैगन का आकार लेते हुए एक शक्तिशाली दबाव ने भूमि को घेर लिया। ड्रैगन जनजाति के डुआनताओ इस सम्मानित व्यक्ति को अपना सम्मान देते हैं। हमारे जनजाति के नेता और बुजुर्ग अंदर इंतजार कर रहे हैं। कृपया हमारे पीछे आएं। ये दोनों ड्रैगन जनजाति विशेषज्ञ मध्यम आयु के लग रहे थे। उनके कुछ सख्त चेहरों से एक गरिमापूर्ण आभा निकल रही थी। उनके शरीर से निकलने वाली हल्की सी ध्यान देने योग्य आश्चर्यजनक आभा से ये स्पष्ट था कि वे संसार चरण में पहुंच चुके थे। ड्रैगन जनजाति में भी ऐसी ताकत रखने वालों की स्थिति बिल्कुल भी कम नहीं थी। चलो चलें। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया और तीनों महिलाओं को डुआनताओ के पीछे पीछे स्थानिक चैनल में ले गया। उनके सामने दृश्य बदल गया और जैसे ही वे एक बार फिर उतरे, जियाओ मिंग ने महसूस किया कि उनके कदम थोड़े भारी हो गए थे। ड्रैगन जनजाति के भीतर प्राकृतिक युआन शक्ति वास्तव में किसी की गति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त घनी थी। जियाओ मिंग द्वारा संरक्षित यंगहुआन हुआन, किंगटैन और म्यूलिंगशान शांत रहने में कामयाब रहे। पर्यावरण के अभ्यस्त होने के बाद लड़कियों की आंखों में कुछ जिज्ञासा थी, क्योंकि उन्होंने जनजाति के चारों ओर देखा और एक अंतहीन हरा भरा समुद्र पाया। कई विशाल पेड़ सैकड़ों हजारों मीटर ऊंचे थे। उनकी शाखाएं प्राचीन नसों से ढकी हुई थीं। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ये विशाल पेड़ आकाश को सहारा देने वाले खंभों की तरह प्राकृतिक युआन शक्ति को अंदर और बाहर ले जा रहे थे, जैसे कि वे जीवित प्राणी हो। ये हमारी जनजाति में आपकी पहली यात्रा है न? ये युआन के पेड़ हैं। ये दिव्य पेड़ हैं जो प्राचीन काल में मौजूद थे और युआन शक्ति का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। जब तक ये थोड़ी सी युआन शक्ति को अवशोषित करता है, तब तक ये काफ़ी मात्रा में शुद्ध युआन शक्ति का उत्पादन करने में सक्षम होगा।
ये चक्र अंतहीन रूप से जारी रहता है, जिससे युआन शक्ति अंतहीन रूप से बढ़ती और बढ़ती रहती है। डुआन ताओ ने लड़कियों की आंखों में आश्चर्य देखने के बाद युआन के पेड़ों का परिचय दिया। वास्तव में बहुत बढ़िया। जियाओ मिंग ने नीचे के पेड़ों को देखा और प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्षेत्र में प्राकृतिक ऊर्जा की मात्रा ने शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या को सीधे प्रभावित किया। डुक्यूई महाद्वीप में केंद्रीय मैदानों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होने का कारण वहां प्राकृतिक ऊर्जा की प्रचुरता थी। ड्रैगन जनजाति के क्षेत्र में असंख्य युआन वृक्ष भी दानव क्षेत्र में उनके प्रभुत्व की आधारशिलाओं में से एक थे। इस विशाल भूमि के ऊपर आकाश में अंतहीन रूप से फैली हुई कई गोल नदियां भी देखी जा सकती थीं। जैसे जैसे नदियां बहती थीं, ड्रैगन की दहाड़ें और भी दूर से सुनी जा सकती थीं, और कोई स्पष्ट रूप से गोल नदियों के भीतर कुछ विशाल छायाएं खेलती हुई देख सकता था। एक अतुलनीय रूप से विशाल प्रकाश अवरोध आकाश में और ऊपर से नीचे तक पहुंच रहा था। ये गहरे प्रतीकों से युक्त था जो एक साथ विलीन होते हुए प्रतीत होते थे, जिससे एक विशाल ड्रैगन आकृति का भ्रम पैदा होता था जो लगभग 3 लाख मीटर आकार का प्रतीत होता था। क्या भयानक संरचना है। यंग हुआनहुआन को एक नज़र में ही यह समझ आ गया कि यह संरचना बहुत ही भयानक है। उसे पता था कि यह ड्रैगन जनजाति की जनजाति संरक्षक संरचना होनी चाहिए। इसमें निश्चित रूप से उसके पिता जैसे संसार चरण के साधक को मारने की शक्ति थी। पुनर्जन्म चरण का साधक भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, ये हमारी ड्रैगन जनजाति की सुरक्षात्मक संरचना है, महान शून्य दिव्य संरचना। प्राचीन विश्व युद्ध के दौरान 3 यमो राजाओं ने एक बार इस पर हमला करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया था। हालांकि वे सभी इस संरचना द्वारा पूरी तरह से मारे गए थे। डुआन ताओ ने दूर के आकाश में विशाल संरचना को देखते हुए कहा। जब उसने चुपचाप समूह को इसका परिचय दिया तो उसकी आंखों में गर्व और श्रद्धा का भाव था। ये संरचना काफी अच्छी है, जियोमिंग ने शांति से कहा और अपने शिष्य के सिर पर थपथपाया। ये वास्तव में प्रतीक पूर्वज द्वारा बनाई गई संरचना थी जिसे उन्होंने कुछ समय बाद ड्रैगन जनजाति को सौंप दिया था। उन्होंने बहुत सारी शक्तिशाली संरचनाएं देखी थीं, और यद्यपि यह उनमें से सबसे शक्तिशाली नहीं थी जो उन्होंने देखी थी, फिर भी इसमें अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। ये सब हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण है। आदरणीय अतिथिगण, कृपया हमारे कबीले में मेरे पीछे आइए, डुआन ताओ ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उसके बाद उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। लड़कियों ने जियोमिंग द्वारा ले जाए जाने से पहले एक आखिरी बार चारों ओर देखा। वे छहों आकाश में उड़ गईं। वे नीचे कई पर्वत श्रृंखलाएं देख सकती थीं। उनसे एक प्राचीन आभा निकल रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे समय की शुरुआत से ही अस्तित्व में हैं। कभी कभी वे आकाश में उड़ते हुए कुछ बड़े ड्रैगन को देख पाती थीं। उनके पंखों के फड़फड़ाने से हवा और गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ एक शानदार दृश्य बनता था। डुआन ताओ के नेतृत्व में उन्हें अपने रास्ते में कोई बाधा नहीं मिली। जल्द ही उन्होंने कई विशाल भव्य हॉल और पत्थर के पगोडा को दूर से खड़े देखा, जो एक राजसी और भव्य आभा बिखेर रहे थे। स्वोश! अचानक नीचे से हवा के टूटने की आवाज़ आई और फिर 10 से अधिक आकृतियां ऊपर की ओर दौड़ीं, आखिरकार डुआन ताओ के सामने रुक गईं। चाचा डुआन, क्या वह हमारे कबीले में आने वाला सबसे ताकतवर व्यक्ति है? एक दुबली पतली युवती दर्जनों आकृतियों के शीर्ष पर खड़ी थी। उसने काले रंग के फॉर्म फिटिंग कपड़े पहने हुए थे जो उसके आकर्षक कर्व्स को रेखांकित कर रहे थे, जबकि उसकी पोनीटेल नीचे लटक रही थी और उसकी पतली कमर से उसके सुडौल नितंबों तक फैली हुई थी। उसका चेहरा छोटा था जो अपेक्षाकृत सुंदर था, हालांकि उसकी बड़ी आंखों में एक जंगली और अदम्य भाव था। वह बहुत छोटा दिखता है। क्या वह वास्तव में एक सुपर मजबूत विशेषज्ञ हो सकता है? युवती ने अपनी बड़ी आंखें जियाओमिंग पर डाली, उसे सिर से पैर तक नापते हुए, फिर अपना छोटा सा मुंह बनाया। अपने सामने काले कपड़े पहने युवती की बातें सुनकर डुआन ताओ थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसने कहा, जियाओ शिन, हमारे सम्मानित अतिथि के सामने अपमानजनक मत बनो। हालांकि उसे यह भी लगा कि जियाओमिंग बहुत ज्यादा जवान था, और उस तरह से नहीं जैसे कुछ बूढ़े राक्षस खुद को जवानी का वेश धारण करते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष ने उस तरह की जीवन शक्ति को नहीं छिपाया जो आमतौर पर युवा लोगों में होती है, जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। हालांकि उसकी उम्र चाहे जो भी हो, वह अपने भीतर छिपी गहरी साधना को महसूस कर सकता था। उसकी साधना एक विशाल महासागर की तरह गहरी और अथाह थी। बस इतना था कि जियाओशिन की कम ताकत के कारण वह दूसरे पक्ष की ताकत को महसूस करने में असमर्थ थी। हालांकि वह जियाओशिन को लापरवाह तरीके से बोलने और दूसरे पक्ष को अपमानित करने की अनुमति नहीं दे सकता था। क्या यह मामला नहीं है? इस युवा के पास किस तरह की ताकत हो सकती है? काले रंग की युवती ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया, कुछ हद तक असंतुष्ट। भले ही यह व्यक्ति बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन क्या यह ड्रैगन जनजाति के उच्च पदस्थ सदस्यों, जिसमें उसका अपना पिता भी शामिल है, को इतना महत्व देने के लिए पर्याप्त था? तुम लड़की, ये किस तरह से बात करना है? जब हम वापस आएंगे तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि जनजाति का नेता तुम्हें कड़ी सजा दे।
उसकी बातें सुनकर डुआनताओ का चेहरा तमतमा गया और उसने तुरंत उसे डांटा। उसके बाद वह जल्दी से एक क्षमाप्रार्थी मुस्कान के साथ जियाओमिंग की ओर मुड़ा और कहा, कृपया उसे माफ कर दें, सम्मानित अतिथि। जियाओशिन ड्रैगन जनजाति में पली बड़ी है और बचपन से ही बिगड़ी हुई है, इसलिए वह हमेशा अपने शब्दों को मापना नहीं जानती। ये ठीक है, मैं इतना छोटा व्यक्ति नहीं हूँ। चलो अब अपने जनजाति के नेता से मिलते हैं। ऐसी छोटी सी बात स्वाभाविक रूप से जियाओ मिंग को परेशान नहीं करेगी, जिसने फिर जाने का बीड़ा उठाया। हालांकि जब वे काले रंग की लड़की के पास से गुजरे तो उसके बगल में खड़ी यंग हुआन ने दूसरी पार्टी को घूर कर देखा, जिससे वह अचानक अपनी जगह पर जम गई। उसका स्वामी भले ही सहज हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह भी सहज थी। जब तक समूह कुछ देर के लिए चला नहीं गया, तब तक जियाओशिन के नाम से जानी जाने वाली लड़की को होश नहीं आया। उसने अपना सिर घुमाया, अपनी गरिमा को वापस पाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन डुआनताओ के शब्दों को याद करते हुए उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। अंत में वह अपना पैर पटकती हुई उनके पीछे चली गई। जल्द ही जियाओ मिंग के समूह की नज़र में एक प्राचीन पत्थर का हॉल दिखाई दिया। इसे देखकर डुआनताओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इसके बाद वह जमीन पर उतरा। पत्थर के हॉल के बाहर आकृतियों का एक समूह देखा जा सकता था। बादलों की तरह अस्पष्ट आभा चुपचाप उनके शरीर के भीतर से फैल रही थी। जियाओ मिंग और यंग हुआन तीनों भी पत्थर के हॉल के सामने उतरे। ऊपर देखने पर उन्हें कई बुजुर्ग आकृतियां दिखाई दीं। ये लोग काफी बूढ़े लग रहे थे, उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो गलियों जैसी लग रही थीं। हालांकि उनकी बुजुर्ग शक्ल के पीछे एक जबरदस्त ताकत छिपी हुई थी। ठीक सामने एक मांसल मध्यम आयु वर्ग का आदमी खड़ा था। उसने एक साधारण लिनन लबादा पहना हुआ था और वह वास्तव में अलग नहीं दिख रहा था। वास्तव में पहली नज़र में उसे अनदेखा करना बेहद आसान था। हालांकि यह आदमी समूह में सबसे दुर्जय व्यक्ति था। अध्याय 600 शैतान दमनकारी जेल। जनजाति नेता, सम्मानित अतिथियों को यहाँ लाया गया है, डुआनताओ ने गंभीर भाव से कहा, जैसे ही वह आगे बढ़ा और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हाँ, मैंने तुम्हें परेशान किया है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसके शरीर पर ड्रैगन जनजाति के सदस्य से अपेक्षित दबाव का कोई निशान नहीं था। हालांकि अगर कोई उसकी अनोखी सुनहरी पुतलियों पर ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि वे एक अंतहीन शून्य की तरह दिखाई दे रही थीं, पूरी तरह से अथाह। मुझे लगता है कि आप गार्ड द्वारा उल्लिखित मजबूत आगंतुक हैं, है ना? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी सुनहरी आंखों को जियाओ मिंग की ओर घुमाया और आंखें मिलाईं। अचानक उसने महसूस किया कि जियाओ मिंग की निगाह में उसकी युवान शक्ति का संचार धीमा हो गया। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी एक पल के लिए कांप उठी। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जो केवल तब होती थी जब कोई अत्यंत शक्तिशाली बाहरी दबाव का सामना करता था। यह ध्यान देने योग्य था कि वह एक वास्तविक पुनर्जन्म चरण अभ्यासी था। मैं युआन कियान हूँ, ड्रैगन जनजाति का नेता। मैं आदरणीय वरिष्ठ को नमस्कार करता हूँ। क्या मैं आपके आदरणीय नाम के बारे में पूछ सकता हूँ? युआन कियान ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया। अनगिनत वर्षों तक जीने के बाद उसने कई चीज़ों का अनुभव किया था और आसानी से अपना संयम नहीं खोता था। उसने सम्मान के भाव से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। काले कपड़े पहने युवती ने अपने पिता के सम्मानजनक व्यवहार को देखा और महसूस किया कि जियाओ मिंग वास्तव में एक बहुत मजबूत व्यक्ति था। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही जब उसने कहा, मैं जियाओ मिंग हूँ। तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि मैं तुम्हारे ड्रैगन जनजाति के भीतर छिपे खतरे को खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शैतानी क्यूई शैतानी जेल से बाहर निकल रही है। तो आदरणीय वरिष्ठ शैतानी जेल के लिए आए हैं। युआन कियान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जब उसने पहली बार किसी शक्तिशाली व्यक्ति की यात्रा के बारे में सुना तो उसने मान लिया था कि आगंतुक उसकी ड्रैगन जनजाति के एक अनोखे खजाने में दिलचस्पी रखता है और विनिमय के लिए बातचीत करना चाहता है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई थीं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आगंतुक ड्रैगन जनजाति की शैतान दमनकारी जेल के लिए यहाँ आया था। ये वास्तव में काफ़ी अजीब था। ड्रैगन जनजाति के पास वास्तव में एक शैतान दमनकारी जेल थी, लेकिन इसका अस्तित्व एक गुप्त रहस्य था जो पूरे तियानजुवान महाद्वीप में केवल कुछ लोगों को ही पता था। शैतान दमनकारी जेल का स्थान और विवरण, जिसका उपयोग अतीत में तियानजुवान महाद्वीप की ओर से पकड़े गए हिमों को सील करने के लिए किया गया था, को कड़ाई से गोपनीय रखा गया था। यहाँ तक कि उनकी ड्रैगन जनजाति, जो कभी तियानजुवान महाद्वीप की ओर एक शक्तिशाली गुट थी, शैतान दमनकारी जेल के बारे में केवल इसलिए जान सकती थी क्योंकि यह उनकी पैतृक भूमि के पास स्थित थी। हालांकि शैतान दमनकारी जेल के अंदर का विवरण, जिसमें यह भी शामिल था कि किस प्राचीन शक्ति को अंदर दबाया जा रहा था, उन्हें स्पष्ट नहीं था। राक्षसी क्यूई पहले से ही आपकी इस भूमि के नीचे से रिस रही है। किस तरह की गोपनीयता हो सकती है? जियो मिंग ने उसके विचारों का अनुमान लगाया और लापरवाही से कहा, वरिष्ठ मजाक कर रहे हैं। हमने इसे छिपाने और दबाने के लिए कई सारे एरे बनाए हैं।
केवल वरिष्ठ की असाधारण शक्ति वाला कोई व्यक्ति ही इसे देख सकता है, युआन कियान ने एक अजीब मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यदि कोई राक्षसी क्यूई का पता लगाना चाहता है तो उसके पास अन्य तरीके भी हैं। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राक्षसी क्यूई की क्षरणकारी शक्ति अत्यंत मजबूत है। ऐसा लगता है कि यह कुछ वर्षों के भीतर दमन को पूरी तरह से तोड़ने में सक्षम होगी। तब तक ड्रैगन डोमेन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और सभी जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जियाओ मिंग ने उदासीनता से कहा, मैं आपके ड्रैगन जनजाति को इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता हूँ। यह युआन कियान स्पष्ट रूप से अभी भी हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट को देखते हुए जियाओ मिंग ने काले मनके को वापस ले लिया। इससे निकलने वाली भारी बुरी आभा ने तुरंत आसपास के रंग को बदल दिया। मनके से निकलने वाली हल्की काली क्यूई ड्रैगन जनजाति की भूमि के नीचे दबी हुई राक्षसी क्यूई के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिसके परिणामस्वरूप दुष्ट और शोकाकुल राक्षसी दहाड़ें निकली जो पूरी दुनिया में गूंज उठीं। मैंने पहले भी कई यमो राजाओं से निपटा है। मेरे हाथ में ये काला मन का एक सच्चा राजा है जिसे मैंने दबा दिया है, जो तीसरे विपत्ति पुनर्जन्म चरण के बराबर है। मैं केवल इस सच्चे राजा के साथ आपके ड्रैगन जनजाति को मिटा सकता हूँ। इसलिए आपको मेरे द्वारा आपके साथ चाले चलने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह वास्तव में पुनर्जन्म चरण की आभा है। ड्रैगन जनजाति के कई शक्तिशाली सदस्यों ने काली क्यूई के भीतर लघु आकृति को देखा, जिसकी भयावह आभा उनके अपने जनजाति नेता की आभा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उनके चेहरे तुरंत अत्यधिक सदमे से भर गए। अब उन्हें जियाओ मिंग की ताकत का बहुत सीधा एहसास हो गया था। कम से कम वह एक अर्धपूर्वज चरण का अभ्यासी था। मुझे उम्मीद है कि सम्मानित वरिष्ठ नाराज नहीं होंगे, लेकिन तियान जुबान महाद्वीप की खातिर हमें अपने कार्यों में सतर्क रहना होगा। युआन कियान ने जल्दी से स्थिति को कम करने की कोशिश की। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी आस्तीन लहराए और उसके पैरों के नीचे एक चमकदार सरनी बन गई। आसपास का स्थान विकृत हो गया और स्थानिक विकृति के एक पल के बाद उनके सामने का दृश्य बदल गया। अब वे काले कोहरे के समुद्र के सामने खड़े थे जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। काला कोहरा पूरी तरह से राक्षसी क्यूई से बना था। समुद्र के मंथन के दौरान उसमें से कई तीखी चीखें निकलीं। इसके बाद राक्षसी क्यूई की लहरें इकट्ठी हुईं और वास्तव में हजारों बड़े काले अजगरों में बदल गईं, जो पागलपन से ऊपर की ओर बढ़े। हालांकि जब भी राक्षसी क्यूई उछलती थी तो ऊपर सुनहरी रोशनी दिखाई देती थी। फिर एक अतुलनीय रूप से विशाल सुनहरा गठन सतह पर आया और राक्षसी क्यूई को दबाने के लिए गठन के भीतर राजसी शक्ति प्रवाहित हुई। फिर भी प्रत्येक टकराव के बाद सुनहरा गठन थोड़ा मंद हो गया। सम्माननीय वरिष्ठ, भले ही हमारे पूर्वजों की भूमि में इस शैतान दमनकारी जेल में आपके हाथ में मौजूद एक शक्तिशाली इकाई नहीं है, लेकिन इसने 10 से अधिक यमो राजाओं को दबा दिया है। यहाँ राक्षसी क्यूई की मात्रा 3 शैतान दमनकारी जेलों में सबसे अधिक मानी जा सकती है। युआन कियान ने उनके सामने राक्षसी क्यूई के बढ़ते समुद्र की ओर इशारा करते हुए समझाया। फिर उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और जारी रखा। मूल रूप से मेरी ड्रैगन जनजाति ने एक भव्य व्यूह रचना बनाने के लिए हमारे ड्रैगन वेन पर भरोसा किया, जिसने इस शैतान दमनकारी जेल को पूरी तरह से दबा दिया। हालांकि 100 साल पहले मैंने पुनर्जन्म चरण को तोड़ने के प्रयास में ड्रैगन वेन की शक्ति को अवशोषित कर लिया। इसलिए इसने व्यूह रचना में एक छेद छोड़ दिया और राक्षसी क्यूई ने भागने का अवसर लिया। सौभाग्य से हमने इसे दबाने की पूरी कोशिश की। फिर भी राक्षसी क्यूई से निपटना बेहद चुनौतीपूर्ण है और हमारा दमन धीरे धीरे अपनी प्रभावशीलता खो रहा है। क्या इसे ही आप अपने कार्यों में सावधानी बरतना कहते हैं? यंग हुआनहुआन ने नाक सिकुड़ी और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सका। सिर्फ एक सफलता के लिए भव्य सरनी को ढीला करना अविश्वसनीय से भी परे था। अच्छा, युआन कियान का चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया। वह जानता था कि यह मामला वास्तव में एक बड़ी भूल थी। इसलिए वह यंग हुआनहुआन की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था, इससे पहले कि वह कहे, वरिष्ठ हमारे ड्रैगन जनजाति के उपकारक होंगे और हमारे ड्रैगन जनजाति की गहरी कृतज्ञता प्राप्त करेंगे। उसके बगल में कई बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। जब तक समस्या हल हो सकती है, बाकी सब कुछ बातचीत योग्य होगा। जियाओ मिंग को इस तथाकथित गहरी कृतज्ञता की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने नीचे राक्षसी क्यूई को देखा। इस शैतान दमनकारी जेल के अंदर अभी भी एक प्राचीन शक्ति है। आपको उसकी उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वह 8 प्राचीन गुरुओं में से एक है, अंधकार गुरु। यदि आप उसे जगाते हैं तो लीक होने वाली राक्षसी क्यूई से निपटना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या तुमने ऐसा करने की कोशिश नहीं की? उसने पूछा। ठीक है, मैं शैतान दमनकारी जेल के भीतर उस महत्वपूर्ण व्यक्ति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं विशिष्ट पहचान के बारे में स्पष्ट नहीं था, इसलिए दूसरे पक्ष को जगाने का विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। युआन कियान ने उत्तर दिया और फिर गहरे विचार में डूब गया।
उसे वास्तव में शैतान दमनकारी जेल के भीतर मजबूत उपस्थिति का आभास था और उसने ये भी अनुमान लगाया था कि वह व्यक्ति 8 मास्टर्स में से एक हो सकता है। हालांकि किसी कारण से उसने उसे जगाने के बारे में कभी नहीं सोचा। सैद्धांतिक रूप से अपने पुनर्जन्म चरण की ताकत और ड्रैगन किंग किंग जेड के साथ और कुछ अन्य पुनर्जन्म चरण के पुराने राक्षसों और पैतृक प्रतीक नियंत्रकों को आमंत्रित करके शैतान दमनकारी जेल के भीतर इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को जगाना अपेक्षाकृत आसान होगा। ये राक्षसी क्यूई मुद्दा केवल उनके ड्रैगन जनजाति के लिए एक समस्या नहीं थी, ये पूरे महाद्वीप से संबंधित था। उन्होंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा था?